दोस्तों, 12th फेल बुक का पार्ट 3। पांडे ने पीली कोठी में जो है कमरा ले लिया। मनोज घोसीपुरा से जो है अपना सामान समेटकर पांडे के कमरे पर आ गया। पीएससी की तैयारी के लिए जिस ग्रुप की जो है तलाश मनोज को थी वह मिल गया था। पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा नज़दीक आ गई थी। पिछली बार ग्रेजुएशन के तुरंत बाद दी गई पीएससी का प्रीलिम्स परीक्षा में वह सफल नहीं हुआ था। उसने तय किया कि वह इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उसने अपनी जो है डायरी में लिखा, पढ़ाई के लिए यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। पीली कोठी में जो है कई अच्छे प्रतियोगी जो है तैयारी करते हैं, जिनसे मुझे बहुत लाभ होता है, इसलिए अब मेहनत से जो है पढ़ाई करना चाहिए। दीप सोनी ने मुख्य परीक्षा क्लियर करने के बाद इंटरव्यू दिया था। एक दिन दीप के पिताजी ने पीली कोठी आकर सूचना दी कि अभी अभी आए फाइनल रिजल्ट में जो दीप टीएसपी पद के लिए जो है चयनित हो चुके हैं। दीप के पिताजी ने भावुक होकर कहा, हमें तो केवल 5,000 पेंशन मिलती है। लल्ला ने जब पीएससी की तैयारी शुरू की थी तब सब कहते थे कि पीएससी में लाखों रुपये रिश्वत देनी पड़ती है, पर देखो, एक रुपया नहीं लगा और हमारा लल्ला जो है डीएसपी बन गया। खुशी और संतुष्टि के कारण उनकी आंखें भीग गई थी। इतना कहकर दीप के पिताजी अपने किसी रिश्तेदार को यह खुशखबरी सुनाने चले गए। मनोज ने दीप से पूछा, भाई साहब, आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं? दीप ने मनोज से कहा, मैं बहुत खुश हूँ, पर एक बात जरूर कहूँगा, इस पीली कोठी में जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, गारंटी देता हूँ कि सभी लोग पीएससी में सिलेक्ट होंगे। पीली कोठी के सदस्य मनीष गुप्ता, मनोज और पांडे अपने भविष्य के सिलेक्शन की इतनी बड़ी गारंटी पर जो है बहुत खुश हुए। मनोज समझ गया कि सफल लड़के भी उन्हीं के बीच से आते हैं। दीप के सिलेक्शन से पूरी पीली कोठी में जश्न का माहौल बन गया। देर रात तक सभी लड़के आनंद और आत्मविश्वास में डूबे भविष्य की सफलता पर जो चर्चा करते रहे। मनोज और पांडे ने इस बार पीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा गंभीरता से दी थी, पर 3 महीने बाद आए रिजल्ट में दोनों का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। अच्छी मेहनत के बाद ही मनोज असफल हो गया। मनोज को लगा जैसे वह बर्बाद हो गया है, उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। वह गहरी निराशा से जो है भर गया। 4-5 दिन उसे होश नहीं रहा। वह अपनी कमियां ढूंढता रहा। वह समझ गया कि पीएससी की राह उतनी आसान नहीं जितनी वह समझ रहा था। उसके पास अब पुरानी असफलता को भूलकर आगे की पढ़ाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मनोज के पिता को हाईकोर्ट से बहाल कर दिया गया था। उसके पैसे की समस्या अब वो कम हो गई थी। हर साल नवंबर तक आने वाला पीएससी का विज्ञापन इस साल नवंबर खत्म होने तक नहीं आया। विज्ञापन न आने के कारण जो है तैयारी करने वाले लड़कों की बेचैनी जो है बढ़ने लगी। एक दिन अचानक अखबार में पढ़ने को मिला कि सरकारी खर्चे में कटौती करने के लिए इस साल मध्य प्रदेश में पीएससी की परीक्षा आयोजित नहीं होगी। पूरे प्रदेश में पीएससी की तैयारी करने वाले लड़के लड़कियों के लिए यह बुरी खबर थी। पीली कोठी में भी निराशा का वातावरण छा गया था। मनोज के कमरे में बैठे लड़के आज की इस खबर से दुखी थे और भविष्य की प्लानिंग पर जो है बात कर रहे थे। मनीष ने कहा, जब पीएससी की परीक्षा ही आयोजित नहीं होगी तो कितना भी पढ़ लो, उससे क्या होगा? मैंने तो तय कर लिया है कि मैं अपने पिता का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस संभालूंगा। दतिया का गुप्ता दुखी स्वर में बोला, इस बार मैं मेरी तैयारी ऐसी हो गई है कि दीप भाई साहब जैसे डीएसपी की पोस्ट मिलने के जो है से मुझे कोई नहीं रोक पाता, पर जब परीक्षा ही नहीं होगी तो पोस्ट कहाँ से मिलेगी? बड़बोले गुप्ता ने जो है अपनी तैयारी को जो है बड़ा चढ़ाकर बताया था। पांडे ने जो है निराश माहौल में जो है उम्मीद की राह दिखाई। जहां चाह वहां रहा। हमें अब उत्तर प्रदेश और राजस्थान पीएससी की तैयारी करना चाहिए। गुप्ता ने पांडे की बात काटते हुए कहा, तुम कुछ नहीं जानते पांडे, दूसरे स्टेट वालों का यूपी और राजस्थान में सिलेक्शन नहीं होता। इंटरव्यू में 200 में से 30 नंबर देकर जो है भगा देते हैं। प्रतियोगी लड़कों को बहुत ढूंढने पर भी जो है आगे की तैयारी की कोई निष्कंटक जो है राह नहीं दिख रही थी। मनोज ने निराश होकर कहा, हम लोग अब क्या करें समझ नहीं आ रहा है। तभी पीली कोठी में अंशु गुर्जर आ गई। अंशु भी दीप के साथ जो है डीएसपी बन गई थी। वह लड़कों को गाइडेंस देने पीली कोठी आ जाती थी। पीएससी परीक्षा आयोजित न होने की निराशा लड़कों के चेहरे पर देखकर अंशु ने कहा, राज्य लोक सेवा का अब कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, इसलिए तुम लोग संघ लोक सेवा की सिविल सर्विसेज पर जो है फोकस करो। आईएएस, आईपीएस, इनकम टैक्स और दूसरी अखिल भारतीय एवं सेंट्रल सर्विस के लिए संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली परीक्षा आयोजित करता है। राष्ट्रीय स्तर की इस सिविल सर्विस की परीक्षा में सफल होना मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी करने वालों के द्विवा स्वप्न के समान ही था। सब जानते थे कि आईएएस, आईपीएस बनने का स्टैंडर्ड उन लोगों का नहीं है। अंशु का सुझाव वहां बैठे सब लड़कों को जो अपनी पढ़ाई के स्टैंडर्ड से जो बहुत आगे का लगा।
सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करना जो है गुप्ता की कल्पना से जो है बाहर था। उसने अंशु से कहा, दीदी आईएएस आईपीएस बनना बहुत कठिन है, उसकी तो कभी प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगी। मेहनत करके जो है पीएससी में तो कहीं लटक सकते थे, पर सिविल सर्विस में होना तो नामुमकिन है। कुछ देर पहले डीएसपी बनने का दावा करने वाला गुप्ता अब वापस पीएससी में लटकने की बात करने लगा। अंशु ने जो है लड़कों को प्रेरित किया, मैं जानती हूँ कि यदि तुम लोग 2 साल दिल्ली में कोचिंग करोगे तो सिविल सर्विसेज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वहाँ कोई आसमान से लड़के नहीं आते हैं। फिर अंशु ने निराश लड़कों को उत्साहित करने की कोशिश की, उड़ान हमेशा ऊंची भरनी चाहिए, नहीं मिलेगी मंजिल तो कोई गम नहीं, पंख तो मजबूत होंगे। मनोज का खोया आत्मविश्वास जो है अंशु की बातें सुनकर जो है लौट आया। उसने अपने भीतर जोश को महसूस करते हुए कहा, दीदी यह सपना नौकरी पाने का नहीं, खुद को साबित करने का सपना है। रास्ता जो हमने चुना है उसी पर चलकर हमें स्वयं को साबित करना है। इसलिए अब पलायन नहीं कर सकते, इसलिए जो है हम पलायन नहीं कर सकते, या तो मर जाएंगे या जीत कर ही आएंगे, लेकिन युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर नहीं भाग सकते। मैं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की परीक्षा देकर दिल्ली कोचिंग करने जाऊंगा। मनोज ने पता नहीं कहां से अपने भीतर ताकत भरी और उस ताकत के प्रभाव में एक जोशीला संकल्प सभी के सामने ले लिया। गुप्ता ने मनोज के जोश की हवा निकालते हुए कहा, एमपीपीएससी की प्रीलिम्स कभी क्लियर नहीं हुई, चले सिविल सर्विस की परीक्षा क्लियर करने। बड़े आए युद्ध लड़ने वाले, दिन में सपना देखना छोड़ दो मनोज। आईएएस आईपीएस हम जैसे गांव के सरकारी हिंदी मीडियम के लड़कों के लिए नहीं है। एमएलबी कॉलेज से कितने बने आज तक आईएएस आईपीएस? जीरो। आईआईटी दिल्ली, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी जगह से ही निकलते हैं आईएएस आईपीएस या आईआरएस। मनोज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जो भी हो, पर हमें कोशिश जरूर करना चाहिए। अंशु भी जो है अपनी बात पर टिकी रही। अब तक नहीं बने तो अब बनेंगे और आप लोग ही शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश पीएससी परीक्षा आयोजित न होना अच्छा ही है, इस कारण तुम लोग पोखर से निकलकर समुद्र में तैरना तो सीखोगे। पर मनोज कैसे जाएंगे दिल्ली? ग्वालियर में पढ़ने के लिए पैसों की समस्या रहती है इन्हें। पांडे ने मनोज की आर्थिक स्थिति को जो है फिर से सार्वजनिक करते हुए जो है मनोज का मजाक उड़ाया। पांडे की बात सुनकर मनोज जैसे आसमान से जमीन पर आ गिरा। उसका चेहरा उतर गया। उसके पिता सस्पेंस से बाहर तो हो गए थे, पर एक जगह टिके रहने की जो अपनी आदत के कारण वह अपने बदले हुए मुख्यालय डिंडोरी से झाबुआ नहीं गए थे, जिस कारण डिप्टी डायरेक्टर ने उनका सस्पेंशन का आधा वेतन रोक लिया था। अंशु ने जब मनोज को दुखी देखा तो उससे पूछा, क्या तुम सच में दिल्ली जाना चाहते हो? हाँ दीदी, मैं पूरी ताकत से जो है मेहनत करना चाहता हूँ, ऐसा मनोज ने कहा। मनोज, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। मनोज, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। दिल्ली में कोचिंग के लिए जो है मैं तुम्हें 10,000 रुपये देती हूँ। अंशु ने जो है अचानक घोषणा कर दी। वहां बैठे सभी लड़के अंशु की यह उदारता देखकर चौंक गए। अंशु का स्नेह देखकर मनोज का मन गीला हो गया। उसने कहा, दीदी मैं कहीं और से व्यवस्था कर लूंगा, पर अपने आपने जो है मेरे बारे में इतना सोचा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अंशु ने मनोज को भावुक होते देखा तो कहा, मनोज बेकार की बातें मत करो, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम दिल्ली जरूर जाओगे। मनोज अब सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स की तैयारी करने लगा। 4 महीने उसने जो है जमकर पढ़ाई की और मई में सिविल सर्विस प्रीलिम्स दे दी। प्रीलिम्स परीक्षा से मुख्य परीक्षा तक जो लगभग 5 महीने का वक्त मिलता है, यह 5 महीने प्रतियोगी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। प्रीलिम्स के रिजल्ट के इंतजार में यह 2 महीने बर्बाद नहीं किए जा सकते थे। आदर्श तरीका यही है कि प्रीलिम्स परीक्षा के तुरंत बाद बिना उसके रिजल्ट का इंतजार किए मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाया जाए। अंशु ने यह कहकर जो है मनोज को दिल्ली जाने के लिए 10,000 रुपये दे दिए। पांडे ने डर और कम तैयारी के कारण जो है सिविल सर्विस प्रीलिम्स की परीक्षा नहीं दी थी, लेकिन भविष्य की तैयारी के लिए पांडे भी मनोज के साथ दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों सपनों और उम्मीदों से भरी दिल्ली पहुंच के निजामुद्दीन स्टेशन से किंग्सवे कैंप ऑटो से और वहां से रिक्शे से जो है मुखर्जी नगर। बोरियों में किताबें भरे दोनों रिक्शे में बैठे उत्सुकता और कौतूहल से मुखर्जी नगर में जगह जगह लगे सिविल सर्विस कोचिंग सेंटर के बोर्ड देख रहे थे। परीक्षा में सफल हो चुके प्रतियोगियों के फोटो लगे होर्डिंग देखकर लोग दोनों अचंभित हुए जा रहे थे। मुखर्जी नगर आने वाला हर स्टूडेंट इसी उम्मीद और सपने को पाले हुए यहाँ आता है कि कभी वह भी सफल होगा और उसकी तस्वीर भी होर्डिंग पर लगेगी। पर कौन सफल होकर अपना पूरा सपना पूरा करेगा और कौन असफल होकर जो है वहाँ वापस यहाँ से चला जाएगा, कोई नहीं जानता था। साल में 400-500 लोग ही तो सफल होंगे, क्योंकि उतने ही पद हर साल निकलते हैं। लेकिन
परीक्षा देने वाले तो लाखों में हैं, बाकी का क्या। वे तो अपने सारे अटेम्प्ट पूरे करके असफल और निराश होकर जो है वापस चले जाते हैं। लेकिन असफलता का अनुपात ज्यादा होने के बावजूद उम्मीद तो नहीं छोड़ी जा सकती। बिना संघर्ष के हार भी तो नहीं मानी जा सकती। इसलिए असफलता और हार की आशंकाओं को भुलाकर जीत के संकल्प को लिए हजारों स्टूडेंट हर साल मुखर्जी नगर आते हैं। मुखर्जी नगर दिल्ली की एक सामान्य कॉलोनी न रहकर जो है सकारात्मक ऊर्जा और ज्ञान से भरे हुए देश के तमाम युवाओं की कर्मभूमि बन गई है। परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए किसी तीर्थ से जो है ये मुखर्जी नगर जो है कम नहीं है। मनोज के मन में मुखर्जी नगर के प्रति जो है एक पवित्र एहसास सा भर गया। आश्चर्य उत्सुकता से मुखर्जी नगर को देखता हुआ मनोज सम्मोहित हुआ जा रहा था। कोचिंग के बाहर चाय जूस की दुकानों के सामने तैयारी करने वाले लड़के लड़कियां जो है खड़े थे। कुछ लड़के किताबों की दुकान पर जो है पत्रिकाएं पलट रहे थे। कुछ प्रीलिम्स के पेपर में आए किसी प्रश्न के सही उत्तर जानने के लिए जो आपस में बहस कर रहे थे। कोई हाल ही में घटित किसी समसामयिक घटना पर जो है चर्चा कर रहा था। तो सीनियर कोई नया लड़का जो है किसी सीनियर से जो है परीक्षा में सफल होने की जो है रणनीति पूछ रहा था। पूरा मुखर्जी नगर जैसे पढ़ाई में डूबा हुआ था। मनोज को पढ़ाई का यह माहौल देखकर जो अद्भुत खुशी हो रही थी। पढ़ाई का ऐसा माहौल जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने महसूस किया कि अभी तक वह व्यर्थ ही ग्वालियर में अपना समय नष्ट कर रहा था। पहली बार वह सही जगह आया है। मनोज और पांडे ने मुखर्जी नगर से लगे हुए नेहरू विहार के सी ब्लॉक में कमरा किराए पर ले लिया। नेहरू विहार मुखर्जी नगर से कम समृद्ध बस्ती थी। सकरी गलियों में 3-4 मंजिलों के मकान पूरे नेहरू विहार में फैले हुए थे। नेहरू विहार में कमरे मुखर्जी नगर से जो है सस्ते थे, इसलिए कम पैसा खर्च करने वाले विद्यार्थी नेहरू विहार में रहते थे। मनोज मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य की कोचिंग करना चाहता था। 1-2 जगह पूछने पर उसे पता चला कि दृष्टि कोचिंग में विकास दिव्य कीर्ति सर हिंदी साहित्य बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मनोज ने विकास सर की कोचिंग में एडमिशन ले लिया। पांडे अपने आप को जो हिंदी का विद्वान मानता था, इसलिए उसने जो है कोचिंग न करने का फैसला लिया। दृष्टि कोचिंग बत्रा सिनेमा के पीछे एक बिल्डिंग के बेसमेंट में लगती थी। केबिन में कोचिंग की डायरेक्टर वर्मा मैडम बैठती थी। उसके भीतर एक बड़ा हॉल था जिसमें विकास सर जो है क्लास लेते थे। मनोज की कुछ लड़कों से जो है बात हुई तो कोचिंग में पहले से कोचिंग में जा रहे थे। ये लड़के देश के जो है कोने कोने से यहाँ पढ़ने आए थे। कुछ लड़के अपने राज्य की पीएससी में जो है पहले ही सिलेक्ट होकर जो है नायब तहसीलदार और डीएसपी बन चुके थे। वे अब यहाँ पहले वे अब यहाँ आईएएस आईपीएस बनने आए थे। कुछ लड़के लड़कियां 2-2 3-3 बार जो है सिविल सर्विसेज का जो है इंटरव्यू दे चुके थे। प्रीलिम्स परीक्षा पास करके जो है मुख्य परीक्षा देने वाले लड़के लड़कियों की यहाँ जो है कोई कमी नहीं थी। ग्वालियर में तो मुश्किल से कोई सिविल की जो है प्रीलिम्स क्लियर कर पाता था, और यहाँ तो इंटरव्यू दिए लोगों की जो है भरमार है। आश्चर्य और खुशी के साथ साथ जो है मनोज के मन में घबराहट भी हो रही थी। क्या वह इतने योग्य और पहले से स्टेट सर्विस में सिलेक्ट लड़कों से जो है कम्पीट कर पाएगा। वह जानता था कि इन लोगों के सामने वह कुछ भी नहीं है। वह 12th फेल का जो है कलंक लिए जो है यहाँ आया है, और यहाँ सब जो है उद्भट विद्वान और सफल लोग हैं। पता नहीं वह कैसे टिक पाएगा इन लोगों के बीच। 1 महीना हो गया मनोज को विकास सर की क्लास में जाते हुए। अजीब सा आकर्षण था विकास सर के पढ़ाने में। क्लास के सभी लड़के लड़कियां उन्हें जो है मंत्र मुग्ध होकर सुनते थे। विकास सर ने जो है अब तक पढ़ाए हुए सिलेबस का टेस्ट लेने की जो है घोषणा की। क्लास खत्म होने पर जब मनोज क्लास के बाहर आया तो कुछ लड़के चाय की दुकान पर झुंड में खड़े थे और 3 दिन बाद जो है होने वाले टेस्ट के बारे में जो है चर्चा कर रहे थे। मनोज भी उनके साथ खड़ा हो गया। एक लड़के ने कहा, हिंदी साहित्य में विकास सर ने जिसका लिखा हुआ पसंद कर लिया, समझो वह जरूर आईएएस या आईपीएस बनेगा। पिछले साल दीपेंद्र कुशवाहा नाम के लड़के के बारे में विकास सर ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि और उसी साल वह आईएएस बन गया था। एक दूसरा लड़का कट चाय पीते हुए बोला, तो विकास सर इस साल मेरे बारे में घोषणा करेंगे। मैं जयशंकर प्रसाद पर ऐसा उत्तर लिखूंगा कि विकास सर को भी लगेगा कि ऐसा धुरंधर कौन आ गया उसकी क्लास में। इसके साथ ही उस लड़के ने प्रसाद की कामायनी कविता सुनानी शुरू कर दी। लड़का तब तक अपनी याद की हुई कविता सुनाता रहा जब तक उसके साथ वाले जो लड़के ने उसे रोका नहीं। मनोज को इस कविता की शुरुआती 4-5 पंक्तियां याद थी। एक लड़के के मुंह में से इतनी लंबी कविता सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश से दिल्ली तैयारी करने आए एक लड़के ने जो इलाहाबाद को याद करते हुए कहा, कोई कुछ भी कहे, मैं ताराचंद हॉस्टल में था, तब से संजीव जी को जानता हूँ। एमए हिंदी गोल्ड
मेडलिस्ट है यह आदमी, वह भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। ये टेस्ट टॉप ना करे तो मेरा नाम बदल देना। साथ खड़े संजीव जी केवल मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अपनी प्रशंसा के बदले में उन्होंने प्रशंसा करने वाले लड़के के चाय के पैसे अदा कर दिए थे। एक लड़के ने अलग राग अलापा, मुझे तो लगता है कि टेस्ट में राहुल रूसिया टॉप करेंगे। यूपीपीएससी में 2 बार सिलेक्ट हो चुके हैं, एक बार ट्रेड टैक्स में और दूसरी बार डीएसपी बने। दोनों बार हिंदी में बम्पर नंबर पाए थे। राहुल रूसिया ने अपनी लंबी बाहें हवाई जहाज के डैनू जैसी फैलाकर अपने समर्थक को गले लगा लिया। मनोज जैसे उद्भट विद्वानों को देखकर घबरा गया। इनके सामने वह कहीं नहीं ठहरता। वह समझ नहीं पा रहा था कि इन लड़कों जैसा योग्य और विद्वान बनने के लिए कितना और कब तक उसे पढ़ना पड़ेगा। विद्वान और पूर्व से सिलेक्टेड लड़कों के सामने अपनी कमजोर स्थिति से निराश वह अपने कमरे की ओर चल दिया। वह जानता था कि मुख्य परीक्षा में पास होने के लिए हिंदी में अच्छे नंबर लाना जरूरी है, इसलिए वह विकास सर के टेस्ट को बहुत गंभीरता से देना चाह रहा था। यदि इस टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाते तो वह समझ जाएगा कि उसकी पढ़ाई की दिशा और लेखन शैली मुख्य परीक्षा के लिए एकदम सही है। कमरे पर पहुंचकर उसने पांडे को अपने मन की उलझन बताई। हिंदी के विद्वान पांडे ने मनोज को ज्ञान दिया। तुम्हें यदि टेस्ट में अच्छे नंबर लाना है तो सबसे अलग लिखना पड़ेगा। भाषा शैली इतनी खतरनाक और आतंकित करने वाली हो कि कॉपी चेक करने वाला हैरान रह जाए। जब तक वह आपको विद्वान नहीं मानेगा, अच्छे नंबर नहीं देगा। इतना कहकर उसने निराला पर लिखी 5-6 किताबों मनोज के सामने रखी और बोला, इन किताबों में निराला की कविताओं पर बहुत गहराई से लिखा है। इन्हें पढ़ो। रामविलास शर्मा, दूधनाथ सिंह, सूर्य प्रसाद दीक्षित जैसे विद्वान लेखकों की किताबें मनोज के सामने थी। मनोज ने किताबों को देखकर कहा, ये किताबें मैंने पढ़ी हैं, बहुत श्रेष्ठ लिखा है, पर इनसे प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे जाएंगे? 200 पेज की इन किताबों से 600 शब्दों का उत्तर लिखना बहुत कठिन है। ज्ञान के इन अमृत कुंडों में से कौन से अमृत बिंदुओं को लेकर अपना उत्तर लिखना चाहिए, यह मनोज को समझ नहीं आ रहा था। फिर मनोज ने विकास सर के क्लास नोट्स उठा लिए। क्लास में विकास सर के लेक्चर सुने होने के कारण उसे वह नोट्स अच्छे से समझ आ रहे थे। सरल भाषा में और विस्तार से विकास सर ने टॉपिक समझाया था। मनोज ने तय किया कि वह इन्हीं नोट्स को टेस्ट के लिए पढ़ेगा। टेस्ट हो गया। टेस्ट के अगले दिन विकास सर ने क्लास में पूछा, मनोज कुमार शर्मा कौन है? मनोज ने अपना हाथ उठाया। विकास सर ने कहा, इस लड़के में सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करने की क्षमता है। टेस्ट में इसके सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। मनोज को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उसके उत्तर इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं कि विद्वानों से भरी क्लास में वह टॉप कर सके? क्या उसने सच में सबसे अच्छा लिखा है? इलाहाबाद के उद्भट विद्वानों से भी अच्छा, स्टेट सर्विस में सिलेक्टेड लड़कों से भी बेहतर। मनोज आज भी पूरी क्लास में हीरो बन गया। सभी लड़के लड़कियां उसकी तरफ देख रहे थे। उसने अपने जीवन में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। विकास सर की प्रशंसा पाने के लिए क्लास के सभी लड़के लड़कियों में होड़ लगी रहती थी। विद्यार्थियों की तारीफ करने में कंजूसी बरतने वाले विकास सर ने उसकी भरपूर तारीफ की थी, जिस कारण वो आज क्लास में सभी के आकर्षण का केंद्र बन गया था। जब वो क्लास से निकला तो कुछ लड़कियों ने उसे घेर लिया। लड़कियों को उसमें भविष्य का आईएएस, आईपीएस, आईआरएस दिख रहा था। लड़कियां उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी। आपने इतने अच्छे उत्तर कैसे लिखे? आप किस लेखक की किताबें पढ़ते हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप किस स्टेट में सिलेक्ट हो चुके हैं? आपको आईएएस बनना पसंद है या आईपीएस? आपका यह कौन सा है? लड़कियों के नए नए योग्य सिद्ध हुए मनोज पर प्रश्नों की बौछार कर दी। वह एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता, तब तक दूसरा प्रश्न दाग दिया जाता, और यह सब इतनी इतनी गति से हुआ कि वह एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक ही महीने में दिल्ली में अपनी ऐसी मनमोहक पहचान बना लेगा। वह अभिभूत सा लड़कियों से घिरा खड़ा रहा। एक लड़की मनोज से एक्सक्यूज मी कहते हुए धीमी आवाज में बोली, मैं राजस्थान से हूँ, इसी साल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनी हूँ, अब यहाँ आईएएस बनने आई हूँ। चलिए सामने पार्क में बैठकर बातें करते हैं। मनोज कुछ कहता, तब तक एक दूसरी लड़की ने मनोज से उसके कमरे का एड्रेस लेकर उससे कहा, मुझे आपसे प्रेमचंद्र की कफन कहानी समझनी है, कब आ जाऊं आपके रूम पर? मनोज इन लड़कियों को स्पष्ट सा जवाब देकर आगे बढ़ गया। एक तीसरी लड़की जो कुछ पीछे रह गई थी, मनोज के पास आकर उसके साथ चलने लगी। साथ चलते हुए उसने कहा, मनोज, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जरूर सिविल में सिलेक्ट हो जाओगे। क्यों ना कंबाइन स्टडी करें? सच कहूं तो मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ।
इस लड़की की बातें सुनकर मनोज को अपने कानों पर यकीन न हुआ। लड़की भी व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद करने के पक्ष में नहीं थी, इसलिए वह सीधे मुद्दे पर आ गई। लड़कियां दिल्ली में आईएएस आईपीएस बनने आई थी, पर उनमें से कुछ सोचती थी कि यदि खुद न बन सके तो क्या हुआ, आईएएस आईपीएस प्रेमी मिल जाए। विकास सर द्वारा दिए टेस्ट के नंबरों ने मनोज को आज लड़कियों की नज़र में जो उम्मीदों वाला लड़का बना दिया था। मनोज आज फूला नहीं समा रहा था। हमेशा लोगों की नज़र में श्रेष्ठ बनने की कोशिश करने वाले मनोज को लोगों ने वास्तव में श्रेष्ठ बना दिया था। अपनी मनमोहनी छवि से आनंदित होता मनोज लड़की से विदा लेकर अपने कमरे की ओर चल दिया। अपने कमरे पर पहुंचकर कोचिंग में मिले नंबरों का पूरा किस्सा उसने पांडे को सुनाया। पांडे को उम्मीद नहीं थी कि वह क्लास में टॉप कर सकता है। पांडे ने उसके उत्तर को जो है सरसरी निगाह से देखा और पेपर पलंग पर लगभग फेंकते हुए कहा, आप व्यर्थ ही खुश हो रहे हैं मनोज, आपके उत्तर जो है नॉर्मल हैं, मुझे इनमें कोई विशिष्टता जो है नजर नहीं आ रही है। पांडे के भीतर ईर्ष्या पैदा हो गई थी। पांडे खुद को हिंदी का विद्वान मानता था और मनोज को हिंदी का एक जो सामान्य विद्यार्थी, इसलिए पांडे आज उसकी उपलब्धि पर जो है कूद रहा था। पांडे की नकारात्मक प्रतिक्रिया देखकर मनोज दुख हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह फिर से अपने लिखे उत्तर पढ़ने लगा। सिविल सर्विस की प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट आ गया। मनोज और पांडे नेहरू विहार के एक साइबर कैफे रिजल्ट देखने पहुंचे। मनोज का दिल जोर जोर से जो है धड़क रहा था। पांडे ने यह प्रीलिम्स पर नहीं दी थी, इसलिए वह जो है अविचलित मनोज से इंटरनेट पर जो है मनोज ने जो है अपने इंटरनेट पर रिजल्ट देखा। उसके जीवन की पहली प्रीलिम्स जो है क्लियर हो गई थी। प्रीलिम्स निकलने की खुशी में वो उत्साह और प्रसन्नता से लगभग दौड़ता हुआ कोचिंग की ओर चला गया। कोचिंग के बाहर प्रीलिम्स में सफल हुए कई लड़के लड़कियां जो है आपस में बातें कर रहे थे। ग्वालियर में बड़ी मुश्किल से एक या दो लड़कों की सिविल सर्विस की प्रीलिम्स निकलती है। यहाँ तो जिसकी देखो उसी की प्रीलिम्स क्लियर हो गई है। अभी तक उसे प्रीलिम्स बहुत बड़ी उपलब्धि लग रही थी, पर जब उसने देखा कि उसकी आधी क्लास की प्रीलिम्स जो है क्लियर हो गई है, तो उसे समझ आ गया कि प्रीलिम्स तो केवल जो है मुख्य परीक्षा देने का जो है प्रवेश द्वार है। असली पढ़ाई तो मुख्य परीक्षा में होगी। मनोज कोचिंग के अंदर पहुंचा तो पता चला कि प्रीलिम्स के रिजल्ट के कारण जो है क्लास आज 15 मिनट जो है लेट लगने वाली है। कोचिंग की डायरेक्टर वर्मा मैडम एक लड़की को हिंदी साहित्य के बारे में बता रही थी। मैडम ने उस लड़की से पूछा, आपने हिंदी साहित्य पहले कभी पढ़ा है? नहीं, लड़की ने कहा। पास खड़े मनोज ने मैडम को नमस्ते किया तो मैडम ने भी मुस्कुराकर मनोज के अभिवादन का जो है उत्तर दिया। मनोज को देखकर मैडम ने उस लड़की से कहा, देखिए ये मनोज हैं, इसने पिछले टेस्ट में जो है क्लास में टॉप किया है। लड़की ने एक नज़र मनोज को देखा और वापस वर्मा मैडम की बातें सुनने लगी। मैडम ने लड़की से कहा, आप मनोज से कोचिंग की पढ़ाई के बारे में बात कर सकती हैं। 1 महीने में मनोज के लेखन में बहुत सुधार हुआ है। मेरा नाम श्रद्धा है, मैं अल्मोड़ा की रहने वाली हूँ, आज ही दिल्ली आई हूँ। मैंने हिंदी साहित्य पहले कभी नहीं पढ़ा है। कैसी है यह कोचिंग? क्या मैं एकदम नया विषय कवर कर लूंगी? श्रद्धा की आंखों में कुछ प्रश्न जो है तैर रहे थे, जिनके जवाब वह एक अजनबी लड़के से जो है चाह रही थी। दिल्ली के नए माहौल को समझने और जानने की बेचैनी भी साफ नजर आ रही थी उसमें। उसके चेहरे पर जो है नए विषय का खौफ भी नजर आ रहा था। मनोज काफी देर तक उत्सुकता और उम्मीद से डूबी श्रद्धा को जो है देखता रहा। पता नहीं क्या आकर्षण था इस लड़की में, जो मनोज उसके सामने से जो है हट नहीं पाया। पारदर्शी शीशे की तरह साफ नजर आ रहा था कि यह लड़की जैसी है वैसी ही दिख रही है। जो महसूस कर रही है वही बयान करता उसका चेहरा। श्रद्धा की सरलता के आकर्षण में मनोज वही खड़ा रहा। दिल्ली की दूसरी लड़कियों से अलग लग रही थी उसे श्रद्धा। दिल्ली की दूसरी लड़कियों से जो है उसे श्रद्धा अलग लग रही थी। गणित के सवालों जैसी उलझी लड़कियों से अलग श्रद्धा सरल कविता सी उसके दिल में उतर गई थी। कहीं यही पहली नजर का बदना तो नहीं, मनोज समझ नहीं पा रहा था, पर अपने आप को जो है बंधता हुआ जो है महसूस कर रहा था। श्रद्धा के मन की चिंता को कम करने के लिए उसने कहा, विकास सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत उपयोगी हैं जो हिंदी में एकदम नए हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं, तुमने सही निर्णय लिया है। क्लास का समय हो गया था। दोनों क्लास में साथ साथ बैठ गए। विकास सर ने क्लास में आकर सबसे पहला प्रश्न किया, प्रीलिम्स किस किस का जो है क्लियर हुआ है? मनोज के साथ साथ लगभग जो है आधी क्लास ने जो है हाथ खड़े कर दिए।
विकास सर ने इस भीड़ को बधाई दी। पास बैठी श्रद्धा ने मनोज से आश्चर्य से पूछा, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया? जी, मनोज ने कहा। कौन सा अटेम्प्ट था? श्रद्धा ने आगे पूछा। पहला, मनोज ने कहा। सिविल सर्विस में केवल 4 अटेम्प्ट देने को मिलते हैं। ऐसे में पहली अटेम्प्ट में मनोज की प्रीलिम्स क्लियर होना उसे श्रद्धा की नजरों में योग्य बना रहा था। श्रद्धा के अल्मोड़ा की स्थिति में ग्वालियर जैसी ही थी। श्रद्धा के अल्मोड़ा की स्थिति भी ग्वालियर जैसी ही थी। वहां भी सिविल का प्रीलिम्स निकालने वाले बिरले ही होते थे। इसलिए श्रद्धा भी पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर करने वाले मनोज को सम्मान और उत्सुकता से देख रही थी। एक शाम मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के सामने मेरठ वाला रेस्टोरेंट पर कोचिंग से फ्री हुए कुछ लड़के लड़कियां समोसे खा रहे थे। कुछ लोग चाय पी रहे थे। मेरठ वाला से लगी हुई किताबों की दुकान पर खड़ा मनोज इस महीने आई प्रतियोगिता दर्पण खरीद रहा था। तभी उसने एक आवाज सुनी, हेलो मनोज। मनोज ने पलट कर देखा तो सामने आसमानी रंग के सूट में श्रद्धा खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मनोज की नजरें उसके चेहरे पर स्थिर हो गई। श्रद्धा को देखकर मनोज का मन सुकून से भर गया। उसने बातचीत का सिलसिला चलाया। कहाँ कमरा लिया है आपने? मुखर्जी नगर 1229 में, श्रद्धा ने कहा। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? मनोज ने आगे बात को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धा से पूछा। हिंदी साहित्य उतना भी सरल नहीं है जितना लोग कहते हैं। मुझे तो बहुत कठिनाई हो रही है, श्रद्धा ने उदास स्वर में कहा। चिंता चिंता में इस लड़की का चेहरा कितना मासूम हो जाता है। श्रद्धा की मासूमियत में खोया मनोज उसके साथ साथ चलने लगा। श्रद्धा का हॉस्टल नेहरू विहार के पुल के ही पहले ही था। दोनों के बीच 1-2 मिनट चुप्पी बनी रही। दोनों मुखर्जी नगर से नेहरू विहार जाने वाले कम चहल पहल वाले अंधेरे रास्ते पर बढ़ रहे थे। शुरू में कोई भी नया विषय इस तरह तकलीफ देता है, पर कुछ महीनों में आपको हिंदी साहित्य समझ आने लगेगा। मनोज ने श्रद्धा के पढ़ाई के तनाव को कम करने की कोशिश की। पता नहीं असमंजस में थी श्रद्धा। चुप्पी बनी रही कुछ देर तक। दोनों के बीच कुछ तो था इस लड़की में जो मनोज को आकर्षित कर रहा था। उसने श्रद्धा से पूछा, अच्छा तुम अब्बू खां की बकरी को जानती हो? यह अप्रासंगिक प्रश्न श्रद्धा को समझ में नहीं आया। प्रश्न का रहस्य समझने के लिए उसकी आंखें सामान्य से बड़ी हो गई। मनोज ने उसकी जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, हमारे यहाँ कक्षा 5 में अब्बू खां की बकरी की कहानी कोर्स में चलती थी। तभी से अल्मोड़ा मेरे दिमाग में बसा है, एक खूबसूरत पहाड़ी शहर। मनोज को याद था कि श्रद्धा ने पहली मुलाकात में बताया था कि वह अल्मोड़ा की रहने वाली है। उसका उत्तर सुनकर श्रद्धा ने आश्चर्य व्यक्त किया, क्या तुम्हें अब तक वह कहानी याद है? हाँ, मुझे वह कहानी आज भी याद है। याद कैसे न रहती? इतने सुंदर शहर की कहानी कोई भूल सकता है भला? मनोज ने हंसते हुए कहा। लड़की के नजदीक जाने के लिए उसने उसके शहर की तारीफ को आधार बनाया। मनोज की बात सुनकर श्रद्धा भी हंस दी। उसकी भरोसेमंद हंसी ने मनोज को उत्साहित कर दिया। मनोज ने श्रद्धा को जानने के उद्देश्य से कुछ प्रश्न पूछने शुरू किए। श्रद्धा, क्या तुम्हारे वहाँ बर्फ गिरती है? वहां तो इतनी ठंड पड़ती है कि कूलर पंखे की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। तुम दिल्ली की भयानक गर्मी में कैसे रह लेती हो? तुम्हें तो गर्मी की आदत ही नहीं होगी। क्या पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते तुम थक नहीं जाती? क्या जब कभी बस पहाड़ गोल गोल चक्कर लगाती है तो नीचे देखकर तुम्हें डर नहीं लगता? मनोज बिना श्रद्धा के उत्तर की प्रतीक्षा किए ढेर सारे श्रद्धा से पूछने लगा। उसका मन अब श्रद्धा और उसके खूबसूरत शहर के आसपास ही मंडरा रहा था। श्रद्धा को उसके सारे प्रश्न रुचिकर लग रहे थे। उसके शहर के बारे में यह लड़का कल्पना मात्र से कितनी सारी बातें जानता है। सुनसान रास्ते से श्रद्धा अपने हॉस्टल की ओर जाने लगी। श्रद्धा को अभी भी मनोज के प्रश्न लगातार सुनाई दे रहे थे। उनके उत्तर श्रद्धा नहीं दे पाई थी। मनोज ने श्रद्धा के साथ अधिक समय बिताने के लालच में उससे पूछा, क्या मैं तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ दूं? श्रद्धा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। उसने श्रद्धा को उसके हॉस्टल तक छोड़ दिया। जाते समय उसने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा मेरी इच्छा है कि मैं कभी तुम्हारा खूबसूरत शहर अल्मोड़ा जरूर देखूं। इतना कहकर वह वापस मुड़ा और तेज चाल से नेहरू विहार के पुल की तरफ जाने लगा। अपनी बात का श्रद्धा पर असर देखने के लिए मनोज वहां नहीं रुका। अपने मन में अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था। मनोज ऐसी खुशी उसने अपने जीवन में पहले
बार महसूस की थी। उसे लग रहा था कि इस लड़की के मौन में एक भरोसा है, इसकी आंखों में अपनापन है। उसका मन श्रद्धा के आसपास ही चक्कर लगा रहा था। अपने कमरे पर आने के बाद भी वह श्रद्धा के ख्यालों में खोया रहा। एक दिन विकास सर की क्लास में घुसते ही उसने देखा कि सर के यहाँ साफ सफाई करने वाला लड़का बाहर स्टूल पर बैठा है और श्रद्धा जमीन पर बैठकर उसके पैर पर मरहम पट्टी कर रही है। दो तीन स्टूडेंट वहां खड़े यह दृश्य पूछने पर एक लड़के ने बताया कि छोटू के पैर में चोट लग गई है और श्रद्धा अपने कमरे से फर्स्ट एड किट लाकर उसकी ड्रेसिंग कर रही है। श्रद्धा ने कहा, भैया चिंता मत करो, 2 दिन बाद पट्टी बदल दूंगी। श्रद्धा ने मनोज को देखा तो मुस्कुरा दी। पता नहीं क्यों श्रद्धा को इस तरह एक गरीब लड़के की मदद करते देख मनोज की आंखें भीग गई। श्रद्धा ने मनोज को भावुक होते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ मनोज? मनोज कुछ नहीं बोला। दोनों क्लास में चले गए। क्लास के बाद दोनों साथ साथ वापस जाने लगे। श्रद्धा के एक हाथ में उसका फर्स्ट एड किट था, दूसरे हाथ में किताब है। मनोज ने श्रद्धा के हाथ से किट ले लिया। वह अपने आप को श्रद्धा की तारीफ करने से नहीं रोक सका। श्रद्धा, तुम बहुत संवेदनशील हो। श्रद्धा को उसकी तारीफ में कुछ अतिशयोक्ति लगी। उसने कहा, नहीं मनोज, मैं एक बीए एमएस डॉक्टर हूँ। नहीं मनोज, मैं एक बीए एमएस डॉक्टर हूँ। मेरा यह कर्तव्य। मनोज ने अपने अतीत की ऐसी तकलीफ को याद करते हुए कहा, श्रद्धा, कुछ डॉक्टर भी ऐसे भी होते हैं जो पैसा न होने पर किसी बुखार से तपते लड़के को अपने क्लिनिक से भगा देते हैं। इस दुनिया में तुम जैसे लोग बहुत कम हो रहे हैं। श्रद्धा को अपनी तारीफ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी मेहनत का पुरस्कार उसे मिल गया हो। मनोज ने ग्वालियर के डॉक्टर जैन की घटना श्रद्धा को सुनाई। श्रद्धा ध्यान से घटना सुनती रही। उसका हॉस्टल आ गया। मनोज नेहरू विहार की ओर मुड़ गया। आज श्रद्धा अपने गेट पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसने महसूस किया कि क्लास के इस योग्य लड़के के भीतर कोई अलग ही लड़का छिपा है जिसके बारे में अभी बहुत कुछ जानना है। विकास सर ने 10 दिन के लिए निबंध की कैप्सूल क्लास शुरू की। पांडे ने मनोज के साथ विकास सर की निबंध की क्लास ज्वाइन कर ली। मनोज उसके साथ न बैठकर उसके आगे वाली पंक्ति में श्रद्धा के साथ बैठ गया। श्रद्धा के साथ उसका बैठना पांडे को अखर गया। मनोज श्रद्धा से हंस हंस कर बातें कर रहा था। पीछे पांडे का चेहरा अपनी रंगत बदल रहा था। पांडे को इस बात से कष्ट हो रहा था कि मनोज की दोस्ती एक लड़की से कैसे हो गई। मनोज ने जब पांडे को घूरते हुए देखा तो समझ गया कि मामला बिगड़ रहा है। उसने पांडे के गुस्से को कम करने के उद्देश्य से श्रद्धा का परिचय पांडे से कराते हुए कहा, पांडे जी, ये श्रद्धा है। इनका भी एक विषय हिंदी है, बीए एमएस डॉक्टर हैं, बहुत योग्य हैं। लेकिन पांडे पर श्रद्धा की तारीफ का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी सीट पर बैठे हुए अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा करते हुए मनोज से कहा, मनोज जी, श्रद्धा तो बहुत योग्य हैं, पर क्या आपने इन्हें बता दिया कि आप 12th में फेल हो गए थे? मनोज का दिल धक से रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पांडे उसे श्रद्धा के सामने इस तरह बेइज्जत कर देगा। श्रद्धा पांडे का वाक्य सुनकर मनोज की तरफ देखने लगी। मनोज उससे नजरें चुरा रहा था। श्रद्धा उसे अच्छी लगने लगी थी। पता नहीं अब श्रद्धा उसके बारे में क्या सोचेगी। उससे दोस्ती कर रखेगी या उसे पढ़ाई में कमजोर मानकर मिलना बंद कर देगी। क्लास शुरू हो गई। श्रद्धा पूरी क्लास में गंभीर बैठी रही। उसकी गंभीरता से मनोज आशंकित होता रहा। वह समझ गया था कि श्रद्धा उसे किसी तरह पसंद नहीं करेगी। पांडे अपना काम करके विकास सर द्वारा पढ़ाए जा रहे आर्थिक विकास और बाजारवाद विषय पर तल्लीनता से उसका लेक्चर सुन रहा था। क्लास खत्म होने के बाद श्रद्धा ने मनोज से कहा, क्या मैं तुमसे 10 मिनट बात कर सकती हूँ? इस प्रश्न से मनोज घबरा गया। पता नहीं क्या कहना चाहती है श्रद्धा। शायद वह यही कहना चाहती है कि वह एक 12th फेल लड़के से कोई दोस्ती नहीं रखना चाहती। श्रद्धा भी तो किसी ऐसे लड़के से दोस्ती करना चाहती होगी जिसका आईएएस या आईपीएस बनना तय हो। मनोज इसी उधेड़बुन में श्रद्धा के साथ साथ चलता रहा। पांडे ने मनोज को श्रद्धा के साथ जाते हुए देखा तो उसे पास बुलाकर कहा, मनोज जी, आप दिल्ली पढ़ने आए हैं, ये प्रेम लीला बंद कीजिए। क्या अंशु दीदी ने इसी काम के लिए तुम पर भरोसा किया था, इसलिए तुम्हें पैसे दिए थे? पांडे ने उसे अपने विशिष्ट तरीके से पढ़ाई के लिए प्रेरित किया।
मनोज को अभी भी पांडे पर गुस्सा आ रहा था, पर उसने जो है अपना गुस्सा दबाते हुए बड़े विनम्र स्वर में इतना ही कहा, पांडे, श्रद्धा बहुत अच्छी लड़की है। इतना कहकर आशंकित और भयभीत मनोज श्रद्धा के पास पहुंच गया। मुखर्जी नगर में जूस की दुकान के नजदीक पहुंचकर श्रद्धा ने उससे पूछा, क्या आप 12th में फेल हो गए थे? फिर आपकी फर्स्ट टाइम में प्रीलिम्स कैसे निकल गई? मनोज की जैसे सांस अटक गई, उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। कहीं श्रद्धा उसे झूठा तो नहीं समझ रही? कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरी प्रीलिम्स नहीं निकली, मैं झूठ बोल रहा हूँ? मनोज ने श्रद्धा से कहा, हाँ, उस साल स्कूल में नकल नहीं हुई थी श्रद्धा, इसलिए मैं फेल हो गया था। 10th में नकल हो गई थी, इसलिए 3rd डिवीजन के से जो है मैं पास हो गया था। झूठ के सहारे दूसरों को प्रभावित करने वाला मनोज श्रद्धा से झूठ नहीं बोल सका। सच्चाई का आत्मविश्वास मनोज के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि यह लड़की उसके भीतर बस गई है, इसीलिए उसके बारे में सब जानती है। कुछ भी इससे छुपा नहीं है, इसलिए कुछ भी इससे छुपाने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा के हॉस्टल के नजदीक पहुंचकर दोनों हॉस्टल के सामने वाले पार्क में जाकर बैठ गए। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, मैंने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2 बार दिया और एमबीबीएस के लिए जो है नहीं चुनी गई। बीएएमएस किया है मैंने अपने पापा को निराश कर दिया था। बहुत मेहनत के बाद भी मुझे नहीं पता मैं क्यों असफल हो गई थी। शायद सिविल सर्विस में सफल होकर पापा की उम्मीदों को पूरा कर पाऊँ। तुमने तो 12th फेल हो जाने के बाद भी पहली बार में प्रीलिम्स क्लियर कर ली। सच में या यह जो है बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी कहानी सुनकर मैं भी मोटिवेट हो गई हूँ। पांडे का दाव जो है उल्टा पड़ गया था। 12th फेल की कहानी सुनकर जो है श्रद्धा को मनोज से दूर करने की उसकी कोशिश बेकार हो गई थी। मनोज की सच्चाई जानकर श्रद्धा उससे दूर नहीं हुई, बल्कि उसकी कहानी से वह प्रेरित हो रही थी। श्रद्धा के इस उदार मन को देखकर मनोज देर तक अपने गांव और ग्वालियर के किस्से उसे सुनाता रहा। श्रद्धा कभी उसके संघर्ष के किस्से सुनकर गंभीर हो जाती, कभी आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखती रहती, कभी किसी बात पर देर तक हंसती रहती। शाम अब रात में तब्दील हो गई थी। अतीत की अपनी असफलताओं को भुलाकर दोनों भविष्य में सफलता की राह पर बढ़ना चाह रहे थे। सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा को केवल 10 दिन बचे थे और व्यवस्थित सी तैयारी थी मनोज की। इतिहास और हिंदी साहित्य के अतिरिक्त सामान्य अध्ययन के 2 कठिन पेपर भी होने थे, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई थी। इन पेपरों में संविधान, भूगोल, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर सभी कुछ पूछा जाएगा। पैसों के अभाव में वह सामान्य अध्ययन और इतिहास की कोचिंग जो है नहीं कर सका था। इंग्लिश का 300 नंबर का कंपलसरी पेपर पास करना भी जरूरी है। सुकून की बात यह है कि इस पेपर के नंबर मुख्य परीक्षा में जुड़ते नहीं है, लेकिन 300 में से यदि पासिंग मार्क्स 100 नंबर नहीं आए तो शेष किसी भी पेपर की कॉपी ही चेक नहीं की जाएगी। हिंदी साहित्य के बचे हुए सिलेबस को पूरा करने के लिए विकास सर ने अंतिम क्लास रात को ली। मनोज की हिंदी साहित्य की कोचिंग पूरी होने को थी, इस कारण से उसे अब वापस ग्वालियर जाना है। पर इस अंतिम क्लास के समय मनोज श्रद्धा के बारे में सोच रहा था। वह नहीं जानता था कि श्रद्धा अब उसे कब मिलेगी भी या नहीं। इतनी बड़ी दुनिया, इतनी दूरी, 2-3 महीने की दोस्ती का क्या जीवन भर की दोस्ती बन पाएगी, उसे नहीं पता था। पर उसकी इच्छा है कि कितनी भी बड़ी दुनिया हो, कितनी भी दूरी हो, श्रद्धा उसमें हर जगह मौजूद रहे, हमेशा मौजूद रहे। रात भर चलने वाली इस क्लास में मनोज श्रद्धा को देखकर यही कल्पना करता रहा कि वह इस लड़की के साथ ही हमेशा रहे तो कितना अच्छा हो। दिल्ली की अपनी आखिरी क्लास में मनोज श्रद्धा की कल्पनाओं में ही डूबा रहा। क्लास सुबह 6 बजे तक चलती रही। मनोज सोचता रहा अपने अनिश्चित भविष्य के बारे में। यहाँ से जाने के बाद क्या होगा? सफलता असफलता कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। क्या सफलता इतनी आसान होती है? क्या सिलेक्ट होना इतना आसान होता है? पता नहीं। अगर सिलेक्ट हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। वह श्रद्धा से कह देगा कि वह उससे प्यार करता है, पर यदि अभी कह दे तो श्रद्धा एक असफल लड़के को क्यों चुनेगी? आखिर क्लास में उसके दिमाग में यही सब चलता रहा। क्लास खत्म होने के बाद मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा रुकना, मैं विकास सर से मिलकर आता हूँ। मनोज विकास सर से मिलने चला गया। सर को क्लास के लड़के लड़कियां घेरे हुए थे। मनोज को देखकर सर ने उसे मुख्य परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। उसने सर के पैर छुए और वापस बाहर आ गया।
बाहर आकर उसने देखा कि श्रद्धा सामने के पार्क में जो है बेंच पर बैठी हुई है। पार्क में सुबह की धुली हुई धूप निखर आई थी। श्रद्धा के अलसाई चेहरे पर सुबह की पीली धूप सोने जैसी चमक रही थी। मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मैं आज शाम को ग्वालियर चला जाऊंगा। वह श्रद्धा से कुछ और भी कहना चाहता था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। श्रद्धा ने उसे आगे की परीक्षा के लिए जो है शुभकामनाएं दी। मनोज, तुम बहुत मेहनती हो, तुम जरूर सफल हो जाओगे। खूब मेहनत से मुख्य परीक्षा देना। जीवन में कभी हम लोग फिर से मिलें तो मैं गर्व से कह सकूंगी कि सफल मनोज दिल्ली में मेरा दोस्त था। अंतिम वाक्य सुनकर मनोज को लगा कि वह श्रद्धा को हमेशा के लिए जो है छोड़कर जा रहा है। वह इस तरह से उसे हमेशा के लिए जो है नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए उसने कहा, क्या हम हमेशा दोस्त नहीं रह सकते? श्रद्धा ने कुछ देर सोचते हुए जवाब दिया, हम दोस्त तो हैं ही मनोज, पर मुझे नहीं पता कि मैं आगे कहाँ पढ़ूंगी। सिविल सर्विस की तैयारी का क्या भविष्य है? मुझे डिग्री के बाद इंटर्नशिप भी जो है करनी है। मुझे डिग्री के बाद जो है इंटर्नशिप भी करनी है। सब कुछ जो है अनिश्चित है मेरा। अगले महीने में भी यहाँ से जो है चली जाऊंगी। आगे की तैयारी मैं शायद अपने घर से ही करूँ। श्रद्धा मनोज के बारे में अनिश्चय की स्थिति में थी। उसे नहीं पता था कि वह मनोज से कब तक और कितनी दोस्ती रखना चाहती है। मनोज आज श्रद्धा अचानक जो है अपने से जो है दूर जाती हुई दिखी थी। मनोज को आज श्रद्धा अचानक जो है अपने से दूर जाती हुई दिख रही थी। वह उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन जिंदगी की डगर सीधी सरल नहीं है। वह इतनी उबड़ खाबड़ है कि कोई सपना इतनी आसानी से अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता। मनोज नहीं जानता था कि एक बार दूर होने पर जो है दोबारा कैसे ढूंढ पाएगा वह श्रद्धा को। उसने कहा, क्या तुम्हारा अल्मोड़ा का फोन नंबर मुझे मिलेगा? श्रद्धा ने उसकी जो है कॉपी पर अल्मोड़ा का फोन नंबर लिख दिया। उम्मीद खत्म नहीं होती कभी। मनोज की इच्छा हो रही थी कि वह श्रद्धा की कॉपी पर रखी उसकी हथेली को जो है थाम ले, पर बिना श्रद्धा की इच्छा से कैसे संभव होता है? काश वह इस हथेली पर विदा के समय पेन से अपना नाम लिख पाता। सीने में ही दबी रही उसकी यह इच्छा। उसने जो है अपने मन की बात को कहने की फिर से हिम्मत की, श्रद्धा, मेरा अभी तक का जीवन संघर्ष में बीता है, पर मैंने सपने देखना नहीं छोड़ा है। नहीं कभी छोड़ पाऊंगा। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर लगता है कि मेरे सपने जरूर साकार हो जाएंगे। मनोज ने अपनी सपनों को श्रद्धा के साथ एक मेक कर दिया, पर श्रद्धा उसकी भावनाओं में नहीं बही। उसने मनोज की भावनात्मक बातें सुनकर संतुलित जवाब दिया, मनोज, तुमसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। इस तरह 12th फेल होने के बाद भी अपनी असफलताओं से न घबराकर उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ा जाता है। तुम्हें देखकर मुझ में भी जो है पढ़ाई की जो है ललक बनी रहती है। मनोज को लगा कि यही लड़की है जिसके साथ वह जो है अपनी पूरी जिंदगी जो है बिता सकता है। यही लड़की है जिसके साथ वह दुनिया की कोई भी लड़ाई जीत सकता है। कुछ देर खामोशी बनी रही, फिर उसने जो है अपने हाथ में पकड़ी जयशंकर प्रसाद की किताब कामायनी को देखते हुए श्रद्धा से पूछा, क्या हम आखिरी बार मिल रहे हैं श्रद्धा? क्या हम आखिरी बार मिल रहे हैं श्रद्धा? मनोज पढ़ना चाह रहा था श्रद्धा का मन, पर इतना आसान कहाँ होता कि किसी के मन को पढ़ना। पता नहीं मनोज, श्रद्धा के स्वर में उदासी थी। क्या सच में श्रद्धा के साथ वाला वह दिन फिर कभी लौट कर आएगा, या बस वह लड़की यादों में रह जाएगी? अब मनोज को नहीं पता। उसके होंठ अब सिले हुए थे। श्रद्धा अपने हॉस्टल की ओर चल दी। मनोज वहीं खड़ा रहा। मनोज श्रद्धा को तब तक जाते हुए देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से जो है ओझल नहीं हो गई। ताज एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में अपना सामान बोरियों में भरकर मनोज और पांडे वापस ग्वालियर की ओर चल दिए। सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा की तैयारी करने दिल्ली जाने वाला मनोज वापसी में श्रद्धा के प्यार को अपने मन में बसाए लौट रहा था। उसे अपना मन भरा भरा सा लग रहा था। वह सोचने लगा कि यदि पहले ही अटेम्प्ट में वो आईएएस या आईपीएस बन जाए तो श्रद्धा से कितनी आसानी से कह सकता है कि वह उससे प्यार करता है। पीली कोठी में दोनों ने फिर से एक कमरा ले लिया। दोनों दिन 2 दिन बाद मनोज भोपाल मुख्य परीक्षा देने चला गया। दीप सोनी भोपाल में ही डीएसपी थे और सरकारी आवास में रहते थे। उनके यहाँ रुककर मनोज पेपर दे आया। सामान्य अध्ययन और कंपलसरी इंग्लिश पेपर के बाद 10 दिन का गैप था। वह पेपर देकर वापस ग्वालियर आ गया। सामान्य अध्ययन के पेपर में वह एकदम से सटीक उत्तर नहीं लिख पाया था। वह पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस या आईपीएस बनने की कल्पना कर रहा था, लेकिन
अब उसने जो है अपनी कल्पना को जो है श्रद्धा थोड़ा जो है छोटा कर दिया था। अब उसने जो है अपनी कल्पना को जो है थोड़ा छोटा कर दिया था। अब वह सोचने लगा कि यदि उसके आगे के पेपर अच्छे चले जाए तो वह भले ही आईएएस या आईपीएस भी न बने, पर उसे इनकम टैक्स या सेंट्रल एक्साइज या कोई ना कोई पोस्ट तो मिल ही सकती है। पहली बार में छोटी पोस्ट मिलने से अगले अटेम्प्ट में प्रॉपर आईएएस या आईपीएस बन सकता है। पीली कोठी में अविनाश मुदगल नाम के लड़के ने पढ़ाई के लिए कमरा किराए पर लिया था। उसने इसी साल बीकॉम किया था। उसने मनोज के सामान्य अध्ययन और इंग्लिश कंपलसरी के पेपर चेक किए। अविनाश के पूछने पर मनोज ने बताया, मुझे लगता है कि इंग्लिश में तो मैं पास हो जाऊंगा। मैंने टेररिज्म इन इंडिया का ऐसे बहुत अच्छा लिखा है। अविनाश ने पेपर देखते हुए मनोज से पूछा, मनोज कहाँ है टेररिज्म इन इंडिया? मनोज कहाँ है टेररिज्म इन इंडिया का ऐसे? अविनाश, भाई आप भी ठीक से नहीं देख पाते, पीछे के पेज पर देखो, तीसरे नंबर पर है, मनोज ने आत्मविश्वास से कहा। इस ऐसे में मैंने बहुत विस्तार से टेररिज्म के बारे में लिखा है, टेररिज्म के कारण, उसके इंडिया पर इम्पैक्ट, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, डिफरेंस बिटवीन कश्मीर एंड पंजाब टेररिज्म। मनोज ने जोश और उत्साह से परीक्षा में लिखे गए अपने ऐसे की विशेषताएं जो अविनाश को गिनाई। अविनाश अभी भी पेपर में टेररिज्म इन इंडिया टॉपिक ढूंढ रहा था, पर जब वह ऐसे नहीं ढूंढ पाया तो मनोज ने जो है पेपर लिया और उस स्थान पर उंगली रख दी जहां वह जो है टॉपिक लिखा था। ये रहा, तुम देख नहीं पा रहे अविनाश? मनोज ने अविनाश से खींचते हुए कहा। अविनाश ने उस स्थान को देखते हुए कहा जहां मनोज की उंगली रखी हुई थी। यह तो टूरिज्म इन इंडिया है। मनोज ने जब दोबारा ध्यान से पेपर पढ़ा तो वह वहां टेररिज्म नहीं, टूरिज्म लिखा था। मनोज को यह समझ नहीं आया कि यह कैसे हो गया, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वह जिस ऐसे को सही समझ रहा था वह गलत हो गया था। वह टूरिज्म और टेररिज्म की स्पेलिंग में जो है कंफ्यूज हो गया था। मनोज को लगा कि उसके भीतर का खून सूख गया है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस पेपर में पास नहीं हुआ तो दूसरे सब्जेक्ट की एक कॉपी भी चेक नहीं होगी। गलत विषय पर ऐसे लिखने पर जो है निश्चित ही वह इंग्लिश कंपलसरी के पेपर में फेल हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से उसकी जो है प्रीलिम्स क्लियर या प्री- बड़ी मुश्किल से उसकी जो है प्रीलिम्स क्लियर हुई थी। क्या वह इस तरह बर्बाद हो जाएगी? मनोज अपने कमरे पर जाकर रोने लगा। वह समझ गया कि इंग्लिश ने एक बार फिर उसका जीवन बर्बाद कर दिया है। ऐसे की ऐसे ही उसकी उम्मीद थी ऐसे से ही उसकी उम्मीद थी जिसमें 100 में से उसे जो है 0 नंबर मिलेंगे। ग्रामर तो वैसे ही वह अच्छा नहीं कर पाया था। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से धराशायी हो गया। उसने निर्णय लिया कि वह आगे के पेपर देने भोपाल नहीं जाएगा। जब कॉपियां ही चेक नहीं होगी तो पेपर देने का क्या लाभ? हिंदी हिंदी साहित्य और इतिहास के पेपर देने मनोज भोपाल नहीं गया। पहला अटेम्प्ट एक घटिया प्रयोग के तौर पर इंग्लिश की बलि चढ़ गया। अब फिर से 1 साल की मेहनत सामने है। मनोज को फिर से प्रीलिम्स की से जो है शुरुआत करनी है। दुख का दौर फिर से शुरू हो गया। मनोज अपनी इस असफलता को किस मुंह से श्रद्धा को बताएगा? इच्छा होने के बावजूद जो है मनोज श्रद्धा से बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। पीली कोठी में रहने वाले लड़कों ने उत्तर प्रदेश पीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा दी थी। मनोज पांडे, अविनाश गुप्ता, सभी की यूपी प्रीलिम्स क्लियर हो गई थी। सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा बर्बाद होने से हताश मनोज ने उत्तर प्रदेश पीएससी की प्रीलिम्स क्लियर करने के कारण अपने भीतर फिर से उम्मीद को जगाया। रेगिस्तान में तड़पते हुए आदमी को जैसे 2 बूंद पानी ही मिल गई थी। उसके सामने फिर से एक मुख्य परीक्षा देने का लक्ष्य था, भले ही वह मुख्य परीक्षा सिविल सर्विस की ना होकर किसी स्टेट पीएससी की हो। इस उम्मीद से पैदा हुए आत्मविश्वास के कारण उसकी इच्छा एक बार फिर श्रद्धा से बात करने की होने लगी। मनोज श्रद्धा को भुला नहीं पा रहा था। रह रहकर उसकी याद मनोज को जो है सता रही थी। उसने तय किया कि वह आज श्रद्धा से जरूर बात करेगा। उसने श्रद्धा के घर का फोन नंबर ढूंढा, पर बहुत कोशिश करने पर भी जो है नंबर नहीं मिला तो वह निराश होकर पलंग पर जो है बैठ गया। मनोज को परेशान देख पांडे ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो मनोज? सिविल सर्विस की परीक्षा तो हो गई तुम्हारी, यूपी सिर पर यूपी जो है सिर पर है, पढ़ लो, कहाँ भटक रहे हो? मनोज श्रद्धा में डूबा हुआ था। श्रद्धा का फोन नंबर नहीं मिल रहा है, मुझे उससे बात करना है। पांडे ने अपनी किताब बंद कर दी और वार्ता की मुद्रा में बैठ गया। तो कर लो बात, किसने रोका है? पर कहोगे क्या? हेलो श्रद्धा, मैं फेल हो गया हूँ 12th के बाद। मैं कंपलसरी इंग्लिश पेपर में मैं भी फेल हो गया हूँ। टूरिज्म की जगह टेररिज्म पर जो है ऐसे लिखाया था। करो करो करो, फोन करो, मेरी भी बात कराना। पांडे ने श्रद्धा को फोन करने की एक्टिंग करते हुए मनोज से कहा।
जब मनोज ने इस व्यंग पर कुछ नहीं कहा तो उसने जो है अपनी अधूरी बात मनोज से फिर कही। मनोज जी, असफल लड़कों को प्यार नहीं मिलता। अगर श्रद्धा से प्यार करना है तो पढ़ाई करो, यूपी में सिलेक्ट हो जाओ, तब शायद श्रद्धा तुमसे तुमसे जो है प्यार कर ले। अभी तो धुतकार ही देगी। पांडे ने प्यार में जो है सफलता विषय पर जो है यथार्थवादी भाषण मनोज को दे दिया। तभी कमरे में गुप्ता और अविनाश आ गए। पांडे ने अपने कमरे में सबसे कम उम्र के जो है दिमाग पांडे ने कमरे में सबसे कम उम्र के दिमाग से में सबसे तेज अविनाश मुदल से पूछा, आज की चर्चा का विषय प्यार है। अविनाश जी, प्यार के विषय में आपके क्या विचार हैं? अविनाश पढ़ाई में गंभीर और दुनियादारी के झंझटों से दूर रहने वाला लड़का था। उसे इस तरह की निरर्थक चर्चाओं में कोई रुचि नहीं थी। पढ़ लो सालो, पाँच पाँच छह महीने बाद यूपी मुख्य परीक्षा देनी है। पढ़ लो सालो, 5-6 महीने बाद जो है यूपी मुख्य परीक्षा देनी है। तुम्हें अभी भी प्यार करना है? अविनाश ने जो है छूटते ही गाली दी। लेकिन पांडे ने जब एक बार फिर अविनाश से प्यार पर जो है विचार व्यक्त करने का आग्रह किया तो अविनाश ने जवाब देना शुरू किया। पहला बिंदु, प्यार एक जोक है जो विद्यार्थी से उसी समय जो है चिपकती है जब उसे अपना सबसे ज्यादा समय पढ़ाई में देना होता है। दूसरा, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, यह महज अभाव का आकर्षण है। अभाव माने समझ रहे हैं ना पांडे? जो चीज हमारे पास नहीं होती उसका आकर्षण। मनोज को अविनाश की यह फिलॉसफी पसंद नहीं आई। उसने विरोध किया, मेरे लिए प्यार आंतरिक शक्ति है, जो चीज हमारे पास नहीं होती उसका आकर्षण। जो मुझे मनोज ने कहा, मनोज को जो है अविनाश की यह फिलॉसफी जो है पसंद नहीं आई। उसने विरोध किया, मेरे लिए जो प्यार है वो आंतरिक शक्ति है जो मुझे पढ़ने के लिए जो है प्रेरित करती है। गुप्ता को जो अविनाश के स्थान पर मनोज की बात जो है पसंद आई। उसने कहा, वाह मनोज जी, क्या बात कही है, मेरे मुंह की बात छीन ली। अविनाश को क्या पता प्यार के बारे में, कभी प्यार किया वो तो जाने, प्यार के बारे में ये निरक्षर है। अविनाश को गुप्ता का मजाक जो है पसंद नहीं आया। वह गंभीर हो गया। उसने उसी गंभीरता से कहा, पहले सिलेक्ट हो जाओ फिर कर लेना प्यार। अगर प्यार करोगे तो सिलेक्शन होना जो है मुश्किल है, इसलिए सब छोड़कर केवल पढ़ाई करो। किताब सामने रखकर जो है प्रेमिका के बारे में सोचने से सिलेक्शन नहीं होता। कमरे में जो है सन्नाटा खींच गया। अब किसी के मुंह से जो है कोई आवाज नहीं निकल रही थी। इस गंभीर चर्चा में जो है किसी के पास बोलने के लिए जो अब कुछ नहीं बचा था। इंग्लिश आगे कोई रुकावट न डाले, इसके लिए जो मनोज और पांडे ने मनोज के पुराने दोस्त रविकांत द्विवेदी की इंग्लिश कोचिंग में जो है एडमिशन ले लिया। कोचिंग में 6 लड़कियां और 10 लड़के थे। एक दिन रविकांत सर ने क्लास में जो है योगिता नाम की लड़की को किसी बात पर जो है डांट दिया। योगिता की आंखों में जो है आंसू बहने लगे। आंसू बहाती योगिता पांडे को अचानक जो है मासूम लगने लगी। आज पहली बार पांडे ने देखा कि योगिता की योगिता की आंखें दूसरी लड़कियों से बड़ी और खूबसूरत हैं। इन बड़ी आंखों में पांडे जो है डूब गया। मनोज के प्यार के विरोधी पांडे को अचानक योगिता से जो है आज प्यार हो गया। पांडे को भी इस पढ़ाई की सख्त जरूरत थी। पांडे को भी इस समय जो है पढ़ाई की सख्त जरूरत थी, पर पढ़ाई के सबसे जरूरी समय में प्यार की जोंक उससे चिपक गई थी। अविनाश द्वारा कही गई प्यार के विषय में पहली बात पांडे के संदर्भ में सही सिद्ध हो रही थी। मनोज को यह जानकर जो है सुकून मिला कि पांडे भी प्यार करने लगा है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि पांडे अब श्रद्धा का विरोध नहीं करेगा। पांडे ने योगिता से दोस्ती बढ़ाने के प्रयत्न शुरू कर दिए। मनोज पांडे की मदद करने के लिए तत्पर था। दोनों प्रतियोगियों के पास वक्त की कमी थी, जिस कारण योग्यता को पांडे से प्यार करने के लिए राजी करने में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता था। इसलिए योग्यता के मन की थाह लेने दोनों एक दूसरे उसके घर पहुंच गए। योग्यता ने मनोज से कहा, रवि सर, आप लोगों की बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं कि आप लोग जरूर पीएससी में सिलेक्ट हो जाओगे। मनोज ने वक्त बर्बाद न करते हुए पांडे को एक योग्य प्रेमी के रूप में योग्यता के दिल में स्थापित करने की कोशिश की। मेरा तो पता नहीं, पर पांडे जरूर सिलेक्ट हो जाएगा। लेखन क्षमता बहुत अच्छी है इनकी। कॉलेज में निबंध लेखन प्रतियोगिता में हमेशा फर्स्ट आते थे। मनोज ने पांडे के विषय में एक काल्पनिक झूठ बोल दिया। पांडे के व्यक्तित्व में यह झूठ चांद लगा रहा था, इसलिए मनोज के द्वारा पूर्व में बोले गए झूठ का विरोध करने वाले सिद्धांतवादी पांडे ने इस झूठ का खंडन नहीं किया। मनोज के इस झूठ का तत्काल
असर हुआ। योगिता ने पांडे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। पांडे को प्यार की ऐसी स्पीड की जो है उम्मीद नहीं थी। वह योग्यता का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर जो समझ गया कि मामला सेट हो रहा है। योग्यता उसमें रुचि ले रही थी। योग्यता की मम्मी ने पोहे की प्लेट मेहमान के वेश में आए प्रेमियों के सामने जो है रख दी। कुछ देर बाद कमरे में जो है चुप्पी रही। मनोज ने पांडे को देखा कि पांडे योग्यता से कुछ कहे, पर पांडे पोहे खाने में व्यस्त रहा। मनोज ने पांडे को इशारा किया कि वह बातचीत आगे बढ़ाए। मनोज के इशारे से हड़बड़ाए पांडे ने योग्यता से कहा, तुम्हारी मम्मी पोहे बहुत अच्छे बनाती हैं। मैंने आज तक इतने अच्छे पोहे नहीं खाए। मनोज जी के गांव में तो पोहे बनते ही नहीं। ग्वालियर आकर ही उन्होंने पहली बार पोहे खाए हैं। हा हा हा। मनोज ने सिर पीट लिया। पांडे समदर्शी था। वह योग्यता से भी वैसे ही बातचीत कर रहा था जैसे वह त्यागी जी या अविनाश से करता था। योग्यता के कमरे में एक सितार रखा था। योग्यता के कमरे में जो है एक सितार रखा था। सितार को देखकर पांडे की कुछ कहने की इच्छा हुई। उसने कहा, सितार कौन बजाता है? मैं कभी कभी बजाती हूँ। योग्यता ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें नोचते हुए कहा। संगीत हमारे मन को बहुत सुकून देता है। मैं एक अच्छा गायक तो नहीं, पर एक अच्छा श्रोता हूँ, उसने योग्यता से कहा। योग्यता को पांडे का मजाक अच्छा लगा। उसने कहा, अच्छे श्रोता नहीं होंगे तो अच्छा गायक सुनाएगा कैसे? पांडे ने योग्यता के घर से विदा लेते समय कहा, अगली बार तुम्हारा सितार सुनेंगे। पांडे ने एक बार और इस घर में आने की जो है भूमिका बना दी। मतलब उसने यह बता दिया कि वह अब रिश्ता जो है लंबा चलाने वाला है, आना जाना लगा रहेगा। इतना कहकर उसने जो है एक भरी हुई नजर योग्यता के चेहरे पर डाली। योग्यता की बड़ी सी आंखें झुक गई और वह मुस्कुरा दी। प्यार का अंकुर मन में लिए पांडे मनोज के साथ जो है पीली कोठी आ गया। पांडे ने वापस आकर अपने कमरे में फैली किताबों को अजनबी निगाहों से देखा। कुछ किताबें पलंग पर खुली पड़ी थी, जिन्हें वह प्यार की तलाश में निकलने के लिए जो है पहले खुला छोड़ गया था। इन किताबों को उसने बंद करके रख दिया। दीवार पर चिपके टाइम टेबल में यह समय जो है मुगल कालीन जो है अर्थव्यवस्था पढ़ने का था। आज दोनों योग्यता से बात करने में जो है समय बिता आए थे, इसलिए अब दोनों को जो है पढ़ाई की चिंता सताने लगी। सितंबर शुरू हो चुका था और मई के पहले रविवार को सिविल सर्विस की प्रीलिम्स और उसके बाद यूपी मुख्य परीक्षा होनी है। पांडे ने बगल के कमरे में झांककर देखा। वहां अविनाश मुद्रल अपनी जो किताब में डूबा हुआ था। एक अजीब सा अपराध बोध दोनों को महसूस हुआ। दोनों ने किताब उठाई और अब पढ़ने बैठ गए। छूट चुकी मुगल अर्थव्यवस्था। आधा घंटा पढ़ने के बाद पांडे के दिमाग में फिर से योग्यता घूमने लगी। उसने इतिहास की किताब किनारे रख दी और आंखें बंद करके लेट गया। अब मामला समानता का था। दोनों प्यार में डूब चुके थे और सामने परीक्षाएं थी। पांडे ने हाल ही में रिलीज फिल्म मोहब्बतें का गाना अपने टेप पर चालू कर दिया, जिसके बोल थे, सौड़ी सौड़ी अखियों वाली। गाना सुनकर वह योग्यता की बड़ी और सोनी अखियों में जो है डूब गया था। गुप्ता पीली कोठी में नए नए आए दो लड़कों को परीक्षा की तैयारी के गुर समझा रहा था। वह तल्लीन होकर नौसिखिए लड़कों को ज्ञान दे रहा था। मैंने और दीप सोनी की ने साथ ही इंटरव्यू दिया था। वो तो इंटरव्यू के दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मुझे अच्छे नंबर नहीं मिले, नहीं तो मैं भी दीप की तरह जो आज कहीं डीएसपी होता। गुप्ता ने उन लड़कों को आगे प्रेरित करते हुए कहा, तुम लोग मेरे बताए तरीके से पढ़ाई करोगे तो देखना तुम्हारा सिलेक्शन जो है जरूर होगा। हिस्ट्री में उत्तर कैसे लिखा जाता है यह तो मैंने ही दीप को सिखाया था। तब जाकर हिस्ट्री में अच्छे नंबर आ पाए थे। उसके चेला था मेरा। दोनों लड़के गुप्ता के झूठ पर टिके विराट व्यक्तित्व से जो है प्रभावित होकर चले गए। तब तक अविनाश एक नए लड़के के साथ गुप्ता के कमरे में आ गया। पीछे पीछे पांडे और मनोज भी आ गए। अविनाश ने गुप्ता से कहा, ये नवल भल्ला है, ये भी पीली कोठी में रहकर तैयारी करना चाहता है। गुप्ता उत्साहित होकर बोला, बहुत बढ़िया, यहाँ पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है। तुम्हें पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। इंटरनेशनल रिलेशन में तो मैं पूरी पीली कोठी में मेरा डंका बजता है। किसी को कुछ भी समस्या आती है मुझसे ही पूछते हैं, क्यों अविनाश? गुप्ता ने नवल को नौसिखिया मानते हुए अपने आप को जो विषय विशेषज्ञ घोषित कर दिया।
और अविनाश से अपनी योग्यता की स्वीकृति चाहिए। अविनाश ने गुप्ता का भ्रम बनाए रखते हुए कहा, पीली कोठी क्या? गुप्ता का तो जो है पूरे ग्वालियर में डंका बजता है। गुप्ता के व्यक्तित्व को नवल ने चुनौती के रूप में जो है ले लिया। नवल ने गुप्ता के साथ पूरी पीली कोठी की ग्रेविटी जांचने का जो है मन बना लिया था। उसने अपने नोट्स निकाल दिए और एक प्रश्न इस समूह के सामने उछाल दिया, अच्छा बताइए, अभी जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे, भारत सरकार ने उनके लिए किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समझौते हुए? यह पूरी पीली कोठी की परीक्षा का अवसर था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ गुप्ता को नवल के इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। इसलिए प्रश्न सुनते ही उसे भूख लगाई। समय का सदुपयोग करते हुए गुप्ता किचन से भोजन की प्लेट ले आया, जिसमें आलू की सब्जी और घी में डूबी 4 रोटियां रखी थी। गुप्ता के गांव में भैंस पली हुई थी, इसलिए उसे घी की कोई कमी नहीं थी। औपचारिकतावश गुप्ता ने मेहमानों से भोजन के लिए जो पूछा, जिसे सभी मेहमानों ने जो है शर्मवश मना कर दिया। गुप्ता को नकल गुप्ता को नवल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर का और छोर भी नहीं पता था, इसलिए उसने खुद को इस परीक्षा से अलग ही मान लिया। गुप्ता विरक्त भाव से घी में डूबिया घी गुप्ता जो है विरक्त भाव से घी में डूबी रोटियां खाता रहा। नवल ने चुनौती की तरह अपना प्रश्न फिर से याद दिलाया, बताइए, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट यात्रा थी, इतना तो पता होना चाहिए। गुप्ता जी, आप तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विशेष रुचि रखते हैं, आपको तो पता होना चाहिए। नवल ने जब यह बात गुप्ता से पूछी तो रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में था। नवल की चुनौती के कारण जो है गुप्ता रोटी चबाना भूल गया और बड़ी बड़ी आंखें करके जो है उत्तर याद करने का जो है सफल अभिनय करने लगा, पर उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। फिर भी उत्तर याद करने का गुप्ता का जो अभिनय ऐसा था कि बस उत्तर उसकी जुबान पर आ ही रहा है, लेकिन मुंह में रोटी होने के कारण वह बोल नहीं पा रहा है। नवल ने वहां बैठे अविनाश, मनोज और पांडे को ललकारा, आप लोगों को पता है, किसी को उत्तर नहीं पता था। किसी को यह उम्मीद भी नहीं थी कि पहली बार मिलने वाला लड़का उनकी परीक्षा ले सकता है, पर नवल कट्टर था। उसने सभी परीक्षार्थियों को पराजित देखते हुए भी विषय नहीं बदला, पर उसने दया करते हुए प्रश्न का को थोड़ा सरल कर दिया, चलिए नाम ही बता दीजिए जापानी प्रधानमंत्री का। नवल की नजर में सरल प्रश्न शेष लोगों की नजर में जो जटिल ही बना रहा। प्रश्न सुनकर लोगों के चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया, पहले प्रश्न जैसी स्थिति ही बनी रही। इस सरल प्रश्न का उत्तर भी चारों नहीं जानते थे। गुप्ता ने इस समय का बेहतर उपयोग किया, वह जूठे बर्तन मांजने चला गया। सभी ने नवल के सामने हथियार डाल दिए। नवल ने अपनी पढ़ाई युद्ध की तैयारी की तरह ही की थी। आज मौका पाते ही वह सामने बैठे लड़कों को अपना दुश्मन मानते हुए उन पर जो है टूट पड़ा। नवल को लग रहा था कि उसने अपने हथियारों से अपने दुश्मनों को जो है गाजर मूली की तरह काट दिया है और उसके दुश्मन जो है युद्ध भूमि में पड़े तड़प रहे हैं। विजयी मुस्कान लिए नवल ने अपने लहूलुहान दुश्मनों से कहा, तुम लोगों को इतना भी नहीं पता, उसका नाम जूनिकिरो कोइजुमी था। वे जापानी प्रधानमंत्री का नाम जूनिकिरो कोइजुमी था। वे नीला कोट और लाल टाई पहनकर भारत आए थे। नवल का उत्तर सुनकर सभी लोग अवाक रह गए। इतना सूक्ष्म अध्ययन कैसे कर सकता है कोई? सभी को नवल भयावह लगने लगा। मनोज और पांडे के पास इस पराजय के बाद एक दूसरे का चेहरा देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। नवल अगले दिन अपना सामान ले आया और पीली कोठी में जो है कमरा ले लिया। नए साल के पहले दिन की उमंग ने मनोज को विचलित कर दिया। नए साल पर अगर वह श्रद्धा से बात नहीं करेगा तो फिर कब करेगा? नए साल का बहाना उसके लिए एक अवसर था जिसे वह गंवाना नहीं चाहता था। उसने जब पांडे को अपना दर्द बताया तो योगिता के प्यार में डूबे पांडे को उसका प्यार का दर्द जो है सच्चा लगने लगा। पांडे की इच्छा मनोज की सहायता करने की होने लगी। उसने काफी देर तक कमरे में श्रद्धा का फोन नंबर ढूंढा, पर नंबर नहीं मिला। योगिता के प्यार के कारण दयालु हो चुका पांडे मनोज से कहता जा रहा था, मनोज परेशान मत हो, श्रद्धा का नंबर जो है मिल जाएगा। 15 मिनट मेहनत करने के बाद भी नंबर नहीं मिला। उदार पांडे को मनोज का दुखी चेहरा जो है अच्छा नहीं लग रहा था। उसके उर्वर दिमाग ने जो है एक तरकीब मनोज को जो है बताई, मनोज, विकास सर की कोचिंग में जो है श्रद्धा का नंबर जो है जरूर होगा।
पांडे की तरकीब सुनकर मनोज उत्साहित हो गया। दोनों दृष्टि कोचिंग का नंबर लेकर एसटीडी पर चले गए। मनोज को दृष्टि कोचिंग की डायरेक्टर वर्मा मैडम अच्छे से जानती थी। उसे लगा कि उसे कोचिंग से जो है श्रद्धा का नंबर आसानी से मिल जाएगा। उसने दृष्टि कोचिंग फोन लगाया। एक महिला की आवाज आई, नमस्कार, दृष्टि कोचिंग से बोल रही हूँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मनोज ने आत्मविश्वास से कहा, नमस्कार मैडम, मैं मनोज ग्वालियर से बोल रहा हूँ। मैंने दृष्टि से में कोचिंग की है। मेरी मित्र श्रद्धा भी दृष्टि में पढ़ती थी, उसका फोन नंबर मिल सकता है? मैडम मनोज के आत्म परिचय से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई। मैडम ने उत्तर दिया, जी नहीं, हम किसी का फोन नंबर नहीं दे सकते। मनोज को लगा कि मैडम ने जो है उसे पहचाना नहीं। उसने मैडम को अपना परिचय फिर से याद दिलाया। आप वर्मा मैडम बोल रही है ना? मैं मनोज शर्मा बोल रहा हूँ ग्वालियर से। महिला ने रुके स्वर में मनोज को जवाब दिया, वर्मा मैडम आज कोचिंग नहीं आई है, मैं राखी बोल रही हूँ। श्रद्धा का फोन नंबर लेने की मनोज की यह आखिरी उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मैडम, आप समझ नहीं रही हैं, श्रद्धा से बात करना बहुत जरूरी है। उनके आईएएस का परीक्षा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, उसी के बारे में बात करना है। मनोज ने अपने पुराने पर अब तक भूले उपयोगी हथियार झूठ का जो है उपयोग किया। मनोज ने अपने पुराने पर अब तक न भूले उपयोगी हथियार झूठ का जो है उपयोग किया, पर आज उसका यह हथियार बेकार चला गया। उसकी बात पूरी होती उसके पहले दूसरी तरफ से अपने काम में परिपक्व महिला ने फोन पटक दिया। उसने गुस्से में फिर से फोन लगाया। उसे लगा कि विकास सर उसकी बहुत तारीफ करते हैं, इसलिए इस बार सीधे विकास सर से ही बात करेगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि विकास सर उसे निराश नहीं करेंगे। मनोज ने महिला से कहा, विकास सर से बात कराइए, मैं उनका स्टूडेंट बोल रहा हूँ। मैंने इस बार आईएएस मेंस दिया है। उसे लगा कि मेंस का नाम सुनकर महिला उसे जरूर महत्व देगी और विकास सर से बात करा देगी, लेकिन अप्रभावित महिला ने यंत्रवत जवाब दिया, सर छुट्टी मनाने राजस्थान गए हैं। यह सुनकर मनोज की आखिरी उम्मीद भी जाती रही। बात वही आ गई जहां से चली थी। सारी मेहनत बेकार गई। श्रद्धा का फोन नंबर नहीं मिला। प्यार की तलाश में असफल हुए मनोज का दुखी चेहरा देखकर पांडे भी दुखी हो गया। मनोज के प्यार को मंजिल तक पहुंचाने को आतुर पांडे ने रास्ते में फिर एक नई सलाह मनोज को दे डाली। मनोज, अब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, तुम्हें अल्मोड़ा की ओर कूच करना चाहिए। श्रद्धा को अपने दिल का हाल सुनाए बिना अब तुम नहीं रह सकते। ग्वालियर से अल्मोड़ा 1000 किलोमीटर है, कैसे जाएगा वो? अल्मोड़ा में श्रद्धा से मिलेगा कैसा? फिर अल्मोड़ा में श्रद्धा से मिलेगा कैसे? क्या सीधे उसके घर चला जाएगा? उसके मम्मी पापा होंगे, क्या कहेगा श्रद्धा से? क्यों आया है केवल फोन नंबर लेने? मनोज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मनोज ने पांडे से कहा, पांडे, अल्मोड़ा जाना आसान नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा इतनी दूर? उसके मन में अल्मोड़ा के नाम से भय और घबराहट पैदा हो गई। यहाँ से दिल्ली तक ट्रेन में, फिर दिल्ली से बस से, सिंपल। पांडे ने मनोज की जटिल समस्या का सरल समाधान प्रस्तुत करते हुए उसे परिवहन का चार्ट समझाया, लेकिन मनोज अभी भी दुविधा में था। मनोज को दुविधा में देखकर पांडे ने उसे फिर समझाया, मनोज, प्यार में लोग क्या क्या नहीं करते, नदी नाले पहाड़ पर्वत सब लांग जाते हैं, और तुम अल्मोड़ा तक नहीं जा पा रहे। है कितना दूर अल्मोड़ा? सभी अभी निकलो तो सुबह अल्मोड़ा पहुंच जाओगे। योगिता के प्यार में डूबे पांडे को अब दुनिया के सारे प्रेमी अपने हमदर्द नजर आ रहे थे, जिनकी मदद करने को वह उतावला हो रहा था। पांडे द्वारा कठिन यात्रा के सरलीकरण से मनोज को बल मिला। उत्साहित होकर मनोज अल्मोड़ा जाने के लिए जो है तैयार हो गया। पांडे के पास हिंदी साहित्य के जो है कुछ नोट्स पड़े हुए थे। दुश्मन के एरिया में घुसने के लिए जो है हथियार सौंपने की तरह पांडे ने मनोज को हिंदी के नोट्स देते हुए कहा, मनोज, ये नोट्स रख लो, ये नोट्स श्रद्धा के घर में घुसने में तुम्हारी मदद करेंगे। साथ ही उसने 500 रुपये भी मनोज को दिए। कुछ पैसे मनोज के पास भी थे। वह मनोज को रेलवे स्टेशन छोड़ आया। मनोज को छोड़ने के बाद पांडे ने जो है एसटीडी से जो है योग्यता का फोन लगाया और हंस हंस कर जो है देर तक जो है बात करता रहा। दिल्ली पहुंचकर मनोज को आनंद विहार बस अड्डे से अल्मोड़ा के लिए जो है हीना ट्रेवल्स की बस मिल गई। खूबसूरत अल्मोड़ा देखने की मनोज की बहुत इच्छा थी, लेकिन आज अल्मोड़ा जाते समय वह घबराया हुआ था। रात भर बस यही कल्पना करता रहा कि अल्मोड़ा में श्रद्धा से कैसे मिलेगा। श्रद्धा उसे अचानक देखेगी तो क्या सोचेगी? उसके मम्मी पापा से मनोज क्या बहाने बनाएगा? उसे समझ नहीं आ रहा था। सुबह हो गई, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ उसे दिख रहे थे। इन पहाड़ों के ऊपर घने धुएं से
बादल तैर रहे थे। उसे लग रहा था कि बस के बाहर हाथ बढ़ाकर वह इन बादलों को छू सकता है। बादलों के साथ धुंध भी चारों तरफ फैली हुई थी। ऐसा प्राकृतिक दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। मनोज पहाड़ी सौंदर्य में डूब सा गया। उसे लगा कि इसी सौंदर्य के कारण ही शायद श्रद्धा भी इतनी सुंदर और भली है। पहाड़ी सौंदर्य को निहारते हुए मनोज अल्मोड़ा पहुंच गया। अल्मोड़ा पहुंचकर मनोज एक सस्ते से लॉज में जाकर तैयार हुआ और पांडे द्वारा दिए गए हिंदी साहित्य के नोट्स का लिफाफा लेकर बाहर सड़क पर आ गया। श्रद्धा के ने श्रद्धा ने अल्मोड़ा के बारे में बहुत कुछ बताया था। श्रद्धा ने बताया था कि अल्मोड़ा में माल रोड है, माल रोड से नीचे सर्वोदय नगर है, यहीं से 50 सीढ़ियां नीचे उतर कर उसका घर है। जिन सीढ़ियों पर रोज श्रद्धा जाती थी, आज वह उन सीढ़ियों पर था। इन सीढ़ियों पर श्रद्धा के नजदीक होने का एहसास उसे हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह सीढ़ियां उतर रहा था, वैसे वैसे उसके भीतर का आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। 50 सीढ़ियां नीचे उतरकर मनोज एक बड़े से कम घर के सामने आ गया। घर के दरवाजे पर एक नेम प्लेट लगी थी जिस पर लिखा था गणेश चंद्र जोशी प्रोफेसर। उसकी हिम्मत अपनी प्रेमिका के दरवाजे पर आकर जवाब दे गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह श्रद्धा का सामना कैसे करेगा, क्या कहेगा। उससे उसकी सारी कल्पनाएं, सारी रणनीति गायब होती हुई दिखने लगी। उसने हिम्मत करके घंटी बजाई। उसे अब अपनी धड़कनों की धड़क का शोर खुद सुनाई देने लग रहा था। उसमें खड़े रहने की शक्ति नहीं बची थी। क्या प्रेमिका के घर पहली बार आने पर ऐसी ही घबराहट होती है? उसका यह अनुभव एकदम नया और अकथनीय था। तभी एक नौकरनुमा लड़का बाहर आया। मनोज ने 2-3 लंबी सांसें लेकर गले को बोलने लायक बनाया और उस लड़के से बोला, मैं दिल्ली से आया हूँ श्रद्धा जोशी से मिलने। लड़का मनोज से पीछे कहने पीछे लड़का मनोज से पीछे आने को कहकर आगे आगे चलने लगा। वह अब उस घर में था जहां उसकी श्रद्धा रहती थी। वह अब उस बगीचे से गुजर रहा था जिसका एक एक पौधा, गुलाब, गेंदे, सेवंती के फूल श्रद्धा के हाथ के स्पर्श से खिलखिला रहे थे। लड़का उसे बैठक में बिठाकर अंदर चला गया। मनोज को कांच की अलमारी में वाद विवाद निबंध गायन प्रतियोगिता में जीती ढेर सारी ट्रॉफियां, कप दिखाई दिए। हर एक कप हर एक पर श्रद्धा जोशी नाम लिखा था। पास ही एक तस्वीर टंगी थी जिसमें श्रद्धा रंगोली निकाल रही थी। मनोज अब श्रद्धा का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसका मन उसके कंट्रोल में नहीं था। उसकी नजरें श्रद्धा को ढूंढ रही थी। उसके कान श्रद्धा की आवाज सुनने को तरस रहे थे। श्रद्धा के चेहरे की चमक से चकाचौंध होने के लिए उसकी आंखें बेताब हो रही थी। तभी अंदर से श्रद्धा की मम्मी आ गई। मनोज ने श्रद्धा की मम्मी से नमस्ते किया। आंटी जी, मैं दिल्ली से श्रद्धा के साथ पढ़ता था। आंटी जी, मैं दिल्ली में श्रद्धा के साथ पढ़ता था। श्रद्धा की मम्मी ने अभी तक श्रद्धा को नहीं बुलाया था। क्या पता पहले वह मनोज को परख लेना चाहती थी, फिर श्रद्धा को बुलाए, या मुरैना की तरह किसी अनजाने लड़के से अपनी लड़की को न मिलने देने की रिवाज अल्मोड़ा में भी हो। ऐसा तो नहीं श्रद्धा घर पर न हो, कहीं बाहर गई हो। कई तरह के प्रश्न, आशंकाएं, उम्मीदें मनोज के मन में आ रही थी। तुम दिल्ली के रहने वाले हो? श्रद्धा की मम्मी ने मनोज से पूछा। उसे अब मम्मी को जवाब देने थे। मैं ग्वालियर का हूँ, मनोज ने उत्तर दिया। मनोज मम्मी से ज्यादा बात करना नहीं चाहता था, पर मम्मी के पास आज शायद पर्याप्त समय था। ग्वालियर, भिंड, मुरैना का तो बहुत नाम सुना है, मम्मी ने मनोज से कहा। मनोज को यह सुनकर अच्छा लगा कि उसके शहर का नाम दूर पहाड़ों तक रोशन है। मम्मी ने अपनी अधूरी बात पूरी की। अभी भी वहाँ डाकू बंदूक लिए दिख जाते हैं क्या? सुना है बहुत लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं, बात बात पर बंदूक चला देते हैं। संगीत की शिक्षिका अब समाज शास्त्र में रुचि ले रही थी। मनोज को यह चर्चा अपने भविष्य के लिए खतरनाक लगने लगी। उसे पता नहीं था कि चंबल की बंदूकें बिना उसे अल्मोड़ा तक खौफ पैदा कर सकती है। उसे पता नहीं था कि चंबल की बंदूकें बिना चले अल्मोड़ा तक खौफ पैदा कर सकती है। पर उसने बात संभालने की कोशिश की। अब ऐसा नहीं है, पढ़ाई में ग्वालियर बहुत आगे है। श्रद्धा की बात छोड़कर मम्मी सब बातें कर रही थी। मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे कहे कि श्रद्धा को बुला दीजिए। उसने पांडे के दिए हुए हिंदी साहित्य के नोट्स लिफाफे में से निकालकर अपने हाथ में ले लिए और मम्मी से बोला, आंटी जी, ये नोट्स श्रद्धा के लिए लाया था। श्रद्धा की मम्मी ने अब जाकर रहस्य खोला। श्रद्धा तो इंटर्नशिप करने हरिद्वार गई है।
लाओ ये नोट्स मुझे दे दो, मैं दे दूंगी। कल्पना और सपनों का बड़ा सा महल भरभरा कर जमीन पर गिर पड़ा और अदृश्य हो गया। बड़ी सी योजना शुरू होते ही समाप्त हो गई, पर जल्दी हार न मानने वाले मनोज ने अपनी आदत के अनुसार समस्या से जूझना नहीं छोड़ा। मनोज ने हिम्मत करके मम्मी से कहा, श्रद्धा का फोन नंबर चाहिए। मेरे पास था, पर मुझसे कहीं खो गया। मनोज ने इस बात की चिंता छोड़ दी कि श्रद्धा की मम्मी उसके बारे में क्या सोच रही होगी। श्रद्धा की मम्मी उदार निकली। उन्होंने श्रद्धा के हॉस्टल का फोन नंबर मनोज को दे दिया। मनोज वापस बस स्टैंड आ गया। उसने अल्मोड़ा से विदा होने के पहले श्रद्धा से बात करनी चाहिए। उसने बस स्टैंड के पास से श्रद्धा को हरिद्वार हॉस्टल फोन लगाया। घंटी जा रही थी, धड़कनें फिर बढ़ने लगी। बात न करो तब भी बेचैनी और बात करने को तैयार हो तब भी बेचैनी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वह अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करे। घंटी जा रही थी। किसी महिला ने फोन उठाया तो उसने कहा, मैं अल्मोड़ा से बोल रहा हूँ, श्रद्धा जोशी से बात करना है। महिला ने कहा, रुकिए, बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद श्रद्धा फोन पर आ गई। मनोज अब वह आवाज सुनने वाला था जिसके लिए वह पता नहीं कब से तरस रहा था। दिल थाम कर वह खड़ा रहा। हेलो, क्या यही वह आवाज है जो उसके लिए संजीवनी है, जिसे सुनना उसके लिए सांसें लेना जैसा है, जो दुनिया की सबसे प्यारी आवाज है? क्या इसी आवाज को सुनने के लिए वह यहाँ इतनी दूर आया है? मनोज कुछ नहीं बोल सका। फोन में से फिर आवाज आई, हेलो कौन? अब वह चुप नहीं रह सका। मैं मनोज बोल रहा हूँ श्रद्धा। मनोज तुम? श्रद्धा उसे पहचान गई। फैंटेसी गायब हो गई थी, यथार्थ सामने था। क्या तुम अल्मोड़ा से बोल रहे हो? श्रद्धा ने आश्चर्य से कहा। हाँ, मैं अल्मोड़ा से ही बोल रहा हूँ, मनोज ने बेहोशी के अंदाज में बोला। अल्मोड़ा क्यों आए हो मनोज? श्रद्धा ने पूछा। तुमसे मिलने आया था। मनोज श्रद्धा से झूठ नहीं बोल पाया। क्या मेरे घर गए थे? श्रद्धा के स्वर में तल्खी थी। श्रद्धा समझ गई थी कि मनोज को उसके घर से ही हरिद्वार का फोन नंबर मिला है। तुम ग्वालियर से अल्मोड़ा मुझसे मिलने आए हो? पूछ सकती हूँ क्यों? श्रद्धा अब असहज हो रही थी। मनोज का उतावलापन उसे पसंद नहीं आ रहा था। क्या श्रद्धा दिल्ली को पूरी तरह भूल गई? क्या लड़कियां इतनी जल्दी सब कुछ भूल जाती हैं? क्या लड़कियों की स्मरण शक्ति इतनी कमजोर होती है, या लड़कियां सब भूलने का अभिनय करती हैं? मनोज को समझ नहीं आ मनोज को समझ नहीं आया, पर उसे सब याद था, एक एक पल जो श्रद्धा के साथ बिताया था। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता श्रद्धा। मैं तुमसे मिलने के लिए, बात करने के लिए तड़प रहा हूँ। आंखें बंद किए आंखों में श्रद्धा को बसाए, लरसती हुई आवाज में, डगमगाते स्वर में मनोज ने श्रद्धा से कह दिया, आर यू मेड मनोज? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें समझदार लड़का समझती थी। आगे से मुझे फोन मत करना। बिजली सी कड़की और मनोज के दिल पर गिर पड़ी। फोन पर टू टू की टोन बजती रही। अमृत पिलाने वाली आवाज ने मनोज का साथ छोड़ दिया। अभी तक प्यार को आसान समझने वाला मनोज समझ गया था कि प्यार इतना आसान नहीं है जितना वह समझ रहा था। प्यार अब अपने मूल स्वभाव में था, कठिन और दम घोटने वाला। आंसुओं से पूरा टेलीफोन भीग चुका था। आंसुओं में डूबा चेहरा लिए मनोज एसटीडी के बाहर ही बस स्टैंड पर बैठा रहा। उसे श्रद्धा से ऐसी कठोरता की उम्मीद नहीं थी। क्या वास्तव में श्रद्धा के मन में उसके लिए कोई जगह नहीं है? क्या यह सब केवल उसके मन की कल्पना थी? वह चुपचाप वहीं बैठा रहा। फिर उसकी आंखों के सामने श्रद्धा का चेहरा आ गया। मनोज सोचने लगा, नहीं, मैं किसी को भी पहचानने में गलती कर सकता हूँ, लेकिन श्रद्धा को नहीं। श्रद्धा सबसे अच्छी है, वह कभी गलत नहीं हो सकती। मेरी ही गलती है जो उसके घर पहुंच गया। मुझे अल्मोड़ा नहीं आना चाहिए था। कुछ देर पहले श्रद्धा के व्यवहार से दुखी मनोज ने श्रद्धा के प्रति अपने भरोसे और प्यार को कम नहीं होने दिया। तभी मनोज को किसी की आवाज सुनाई दी, आप मनोज शर्मा हैं? यह एसटीडी वाला था। आपका फोन है, उसने कहा। मनोज फिर एसटीडी पर पहुंचा। श्रद्धा फिर से फोन पर थी। इस बार उसने अपनी नाराजगी को छुपाते हुए कहा, मनोज, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा मेंस एग्जाम कैसा गया? प्यार की तलाश में 1000 किलोमीटर दूर आए मनोज को अब अपनी पढ़ाई का रिपोर्ट कार्ड श्रद्धा को देना था। उसके जीवन की असफलताओं की लंबी श्रृंखला में एक और कड़ी जुड़ गई थी। उसने अपना मेंस एग्जाम इंग्लिश के पेपर में गलत ऐसे लिखने के कारण अधूरा छोड़ दिया था। श्रद्धा उससे उसकी यही उपलब्धि पूछ रही थी। मनोज ने कहा, मैंने मेंस पूरा नहीं किया।
इंग्लिश के पेपर में मैं ऐसे गलत लिख दिया था। मनोज ने झिझकते हुए अपने अधूरे एग्जाम की जो है कहानी श्रद्धा को कह सुनाई। श्रद्धा कुछ देर खामोश रही, फिर श्रद्धा ने मनोज को समझाते हुए कहा, मनोज, इस समय तुम्हें पढ़ाई के अलावा कुछ भी दिमाग में नहीं लाना चाहिए। बहुत मुश्किल से मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलता है और वह तुमने अधूरा छोड़ दिया। अपनी उन कमियों को दूर करने की जगह तुम अल्मोड़ा बेकार की बातों को दिमाग में लिए चले आए। क्या इस तरीके से तुम कभी एग्जाम में सफल हो सकते हो? तुम ही बताओ। मनोज कुछ कह नहीं पाया। वह चुपचाप फोन पर श्रद्धा को केवल सुनता रहा, लेकिन श्रद्धा की बातों से उसे लग रहा था कि उसका खाली मन फिर से भरने लगा है। उस भरे मन में अब वह कहीं कोई भय या आशंका नहीं बची, न श्रद्धा के प्रति, न अपने भविष्य, न श्रद्धा के प्रति, न अपने भविष्य के प्रति। दोस्तों, ये है 12th फेल बुक का पार्ट 3। और अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह श्रद्धा और मनोज जो है दोबारा मिलते हैं और श्रद्धा का स्टेट पीसीएस और मनोज का जो है आईपीएस में जो है सिलेक्शन किस तरह से होता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे साथ जो है वीडियो में बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।